हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा आज टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की हम बात करेंगे। और मुद्रास्फीति, अब ऐसे हमने यूट्यूब पर बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल भी है। साथ में हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, मेंस में कैसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है, इन सब की यहाँ पर बात करेंगे। तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, कनेक्ट हुई जल्दी से, क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो यहाँ शुरू होने वाला है, इन्फ्लेशन। सबसे पहले इस टॉपिक का हम एक ब्रीफ देखेंगे कि हम इस पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इन्फ्लेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें कवर की जाती है, किन चीज़ों को हमें पढ़ना होता है, किन चीज़ों को हमें छोड़ना होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले तो इसका जानेंगे हम अर्थ, कि वास्तव में इन्फ्लेशन किस शब्द से मिलकर बना है, अर्थ क्या है, इसका वास्तव में अर्थ क्या है, यानी इसकी अवधारणा। और अवधारणा के साथ हम कह सकते हैं, अर्थ के साथ साथ मुद्रास्फीति के कारण क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो आते हैं किसके कारण से, कि क्या क्या कारण होते हैं मुद्रास्फीति के। कारण के साथ साथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तो वो प्रकारों में हम पढ़ेंगे। प्रकारों से बहुत टेक्निकल प्रश्न आते हैं। प्रकार के साथ साथ यहाँ पर हम इसके पढ़ेंगे मापन, किन किन आधारों पर इसका मापन किया जाता है, जिसमें WPI और CPI की हम बात करते हैं। मापन के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, फिलिप्स वक्र, जिसका संबंध मुद्रास्फीति से है। और फिलिप्स वक्र के साथ साथ हम यहाँ पर लास्ट बात करेंगे व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल, जिसमें इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन जैसी स्थितियाँ आती हैं। और फिर इसके बाद इसके नियंत्रण करने के उपाय, यानी इसको हम मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो नियंत्रण के उपाय यहाँ पर हम देखेंगे। तो इन्फ्लेशन वास्तव में बेसिकली अर्थ, कारण, प्रकार, मापन, फिलिप्स कर्व, व्यापार चक्र और साथ में नियंत्रण, इन कारणों से मिलकर बना होता है। इन्फ्लेशन के अंतर्गत हम इन सभी डायमेंशंस को कवर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि टॉपिक कवर हो जाए हमारी एक ही क्लास में। बाकी देखिए, इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ अगर हम समझे तो यहाँ पर एक शब्द आता है, दूसरा अगर हम यहाँ देखें, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अर्थ की अगर हम जाने तो इसका अर्थ वास्तव में किससे रिलेट करता है, मुद्रास्फीति। इसे क्या कहते हैं हम, मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं हम इसे, मुद्रास्फीति। और स्फीति का अर्थ यहाँ पर है फैलाव, मुद्रा का फैलाव। यहाँ पर अगर शब्द को हम तोड़ें तो एक शब्द आता है मुद्रा, और स्फीति का अर्थ आता है फैलाव। स्फीति का अर्थ आता है फैलाव, मुद्रा और फैलाव, यानी स्फीति का मतलब कितना मुद्रा का फैलाव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति, यानी मनी की सप्लाई कितनी है। मुद्रा का फैलाव का मतलब मुद्रा की आपूर्ति कितनी है, मुद्रा की आपूर्ति, मार्केट में मनी कितनी क्वांटिटी में है, मुद्रा की आपूर्ति को क्या कहते हैं, मुद्रा का फैलाव। आपने एक नाम सुना होगा एक व्यक्ति का, कीन्स महोदय ने क्या कहा। कीन्स कहते हैं कि जो मुद्रास्फीति है वो डिमांड और सप्लाई का कारण है। यानी मुद्रास्फीति जो होती है वो दो कारणों से होती है, किसके अकॉर्डिंग, कीन्स के अकॉर्डिंग। तो कीन्स क्या कहते हैं, कीन्स क्या कहते हैं कि मुद्रास्फीति मांग और पूर्ति का कारण है। किसका कारण, डिमांड और सप्लाई, यानी मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है तो मुद्रास्फीति सृजित होती है। तो डिमांड और सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कीन्स ने कहा कि मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण है मांग और पूर्ति। लेकिन जो हमारे परंपरागत अर्थशास्त्री हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे पुराने अर्थशास्त्री हैं, वो अर्थशास्त्री इस अवधारणा को कुछ और कहते हैं। परंपरागत अर्थशास्त्री का मानना है कि जो मुद्रास्फीति है वो डिमांड और सप्लाई नहीं, मुद्रा की आपूर्ति का प्रभाव है। किसका प्रभाव है, मुद्रा की आपूर्ति, यानी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि का परिणाम है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि का ही परिणाम है क्या, मुद्रास्फीति। तो दोनों अलग अलग राय है। इन्फ्लेशन के संदर्भ में कीन्स का मानना है कि मांग और सप्लाई के कारण होती है। परंपरागत अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जो मुद्रास्फीति है वो किसके कारण होते हैं, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि का परिणाम है। मुद्रा की आपूर्ति में किसका परिणाम, वृद्धि का परिणाम है। तो यहाँ मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई, और दूसरा हम क्या है, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा और मुद्रा का फैलाव। तो
तो ये हमने बेसिक अर्थ जाना किसका, इन्फ्लेशन का। अब वास्तव में मुद्रास्फीति से होता क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझें तो मुद्रास्फीति का कारण जो होने का कह सकते हैं, मुद्रास्फीति के कारण होता क्या है। तो मुद्रास्फीति के कारण होता क्या है, भारतीय रुपए की क्रय क्षमता में क्या आती है, कमी आती है। यानी अगर हम बात करें भारत में अगर मुद्रास्फीति है तो मुद्रास्फीति होने के कारण जो भारतीय रुपया है ना, उसकी क्रय क्षमता में कमी आती है। देखिए प्रभाव, वैसे हम प्रभाव इसको लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है। अगर क्रय शक्ति का मतलब खरीदने की क्षमता, मुद्रा की क्रय शक्ति में क्या आती है, कमी आती है। यानी मुद्रास्फीति का प्रभाव है मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी का। मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है। क्रय शक्ति में कमी आने के कारण हम बहुत अधिक मुद्रा से बहुत कम सामान खरीद पाते हैं। क्या खरीद पाते हैं, बहुत अधिक मुद्रा से, यानी मुद्रा हमें अधिक देनी होती है और मुद्रा अधिक देने के कारण जो वस्तु है वो हमें कम मिल पाती है। तो यही तो है मुद्रास्फीति। अभी देखिए सामान्य भाषा में समझिए, मुद्रास्फीति क्या है, एक निश्चित समान समय अवधि में अगर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में सामान्य स्तर से वृद्धि हो जाती है तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। यानी ये सब चीजें जो हमने पढ़ी इन्फ्लेशन में, अगर इन्फ्लेशन को हम एक छोटी सी लाइन में डिफाइन करें, एक छोटी सी लाइन में, कि एक निश्चित समान समय अवधि में, एक निश्चित समान समय अवधि में, इसका अर्थ को अगर हम जाने, अर्थ एक निश्चित समान समय अवधि में, एक निश्चित समान समय अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य स्तर से वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य स्तर से वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य स्तर से वृद्धि क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। कीवर्ड हमने क्या लिखे, कीवर्ड हमने यहाँ लिखे कि निश्चित समान समय अवधि, यानी निश्चित समान समय अवधि, ये समय अवधि 1 महीना हो सकती है, 2 महीना हो सकती है, या हम कह सकते हैं 1 महीना हो सकती है और 2 महीना हो सकती है, 6 महीना हो सकती है। लेकिन यहाँ पर किसके में, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में, किसमें, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य स्तर से वृद्धि, सामान्य स्तर से वृद्धि क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन क्या है, तो यहाँ पर कीन्स महोदय ने इन्फ्लेशन को क्या कहा, कीन्स महोदय ने कहा कि इन्फ्लेशन मांग और पूर्ति का कारण है, डिमांड और सप्लाई का। मुद्रास्फीति का मतलब मुद्रा का फैलाव, यानी मुद्रा कितना फैल रही है इकोनॉमी में, मुद्रा की आपूर्ति कितनी हो रही है। प्रभाव क्या होता है, ये तो सिंपल सा प्रभाव है, मुद्रा पर प्रभाव। ऐसे तो इसके प्रभाव बहुत ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या प्रभाव आता है, लेकिन ये सिंपल सा हम अगर कॉन्सेप्ट देखें तो इन्फ्लेशन के कारण मुद्रा की क्रय क्षमता, यानी कि मुद्रा से हम खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। मान लीजिए मुद्रास्फीति बढ़ गई, वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, तो क्या होगा, आपकी खरीदने की जो शक्ति है, क्रय शक्ति जिसे कहते हैं, वो कम हो जाएगी। यानी आपको मुद्रा ज़्यादा देनी पड़ेगी, वस्तु आपको कम मिलेगी, मुद्रा आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, वस्तु आपको कम मिलेगी। और इसीलिए इसको हमने इतनी सारी चीज़ों को जो पढ़ा उसको एक ही लाइन में हमने डिफाइन किया कि एक निश्चित समान समय अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य स्तर से वृद्धि क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। सिंपल चीज है, बस अर्थ समझा, अर्थ को समझ लिया तो बाकी चीजें सारी आसान है ना, क्लियर है सभी को। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से वस्तु में, यानी अधिक मुद्रा से हम वस्तु कम खरीद पाते हैं, इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। देखिए अब मैंने आपको अर्थ समझा दिया, लेकिन एक स्पेशल ऑफर आपके लिए पहले सुन लीजिए, है ना। आरएस एग्जाम के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस है उसमें होली हंगामा ऑफर चल रहा है। क्या, होली हंगामा, जिसमें 90% डिस्काउंट मिलेगा जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है सब पर, प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी आपको। कोर्स को खरीदने के लिए 90% डिस्काउंट है होली के लिए, है ना। और साथ में
3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। उत्कर्ष ऐप में प्रिंटेड नोट्स बुक्स भी भारी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। जल्दी से ऑफर का लाभ उठाइए, होली हंगामा ऑफर। और ये ऑफर है 21 से 28 मार्च, दिख रहा है आपको, 21 से 28 मार्च। इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से लाभ उठाइए। सोच क्या रहे हैं, फटाफट उठाइए लाभ, ठीक है। चलिए दूसरा अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन हमने बात कर ली थी। इन्फ्लेशन के बाद बिल्कुल अर्थ हमने जाना। अब देखिए अर्थ जानने के साथ साथ अगर हम इसकी बात करें, अर्थ के बाद इसके आते हैं कारण, कि मुद्रास्फीति के वास्तव में कारण क्या है। अब इनके कारणों भी चर्चा कर लेते हैं भाई। कारण क्या है मुद्रास्फीति के, इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन के कारण, मुद्रास्फीति के कारणों की बात करें हम, कारणों की बात करें तो मुद्रास्फीति के 2 कारण होते हैं। 2 कारण क्या क्या, देखिए भाई 2 कारण क्या है, रीजन क्या है मुद्रास्फीति के। पहला कारण हम देखें तो मांग जनित कारण, मांग जनित कारण। और दूसरा कारण हम कह सकते हैं आपूर्ति जनित कारण। या लागत जनित कारण, एक ही बात है, लागत जनित कारण। देखिए मांग, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का मतलब सामान्य भाषा में महंगाई कहते हैं। तो महंगाई बढ़ती क्यों है भाई, महंगाई बढ़ने के कारण है या तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ने के साथ साथ या आपकी लागत बढ़ गई किसी वस्तु की। तो 2 कारण है, लागत, आपूर्ति में कमी या लागत में वृद्धि, एक ही बात है ना। आपूर्ति, आपूर्ति जनित यानी आपूर्ति, सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। किसी वस्तु की लागत बढ़ गई, लागत बढ़ने से सप्लाई ऑटोमेटिकली कमी हो जाएगी, ठीक है ना। जल्दी लिख दिया, जनित, जनित। लागत जनित, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, आपूर्ति जनित, आपूर्ति जनित का मतलब सप्लाई कम होने का कारण क्यों है, लागत बढ़ गई। किसी वस्तु की लागत बढ़ जाएगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होगी। मांग जनित कारण, इन दोनों शब्दों को अगर हम एक छोटी सी शब्द में, भाषा में लिखें तो इसे कहते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको कहते हैं हम मांग जनित का मतलब डिमांड पुल फैक्टर। क्या कहते हैं, डिमांड पुल फैक्टर, डिमांड पुल फैक्टर, ठीक है। इसको कहते हैं हम कोस्ट पुश फैक्टर। क्या कहते हैं, कोस्ट पुश फैक्टर, कोस्ट पुश फैक्टर, डिमांड पुल फैक्टर, कोस्ट पुश फैक्टर। अभी आपको ध्यान रखना है, आपको 2 चीजों को सोचना है कि इन महंगाई बढ़ने का मांग जनित कारण मतलब या तो हो जाए मांग में वृद्धि, इसको हम डी से डिनोट कर सकते हैं, बिल्कुल बताइए, डी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। या तो डिमांड में वृद्धि हो जाए या हम कह सकते हैं सप्लाई में कमी हो जाए, सप्लाई में कमी। डिमांड में वृद्धि, सप्लाई में कमी, ये दोनों फैक्टर हैं जो कि मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं, यानी महंगाई को बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखिए, सप्लाई में कमी, डिमांड में वृद्धि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कारण देखें मांग जनित कारण में, तो मांग कैसे बढ़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए, मांग कैसे बढ़ेगी। पहला कारण, यदि जनसंख्या वृद्धि हो जाए तो क्या मांग बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। आज आपके एक मान लीजिए आज आप सिंगल हैं, कल को 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीधी सी बात है डिमांड भी बढ़ेगी। आज जो घर में चीज़ें 1 आ रही हैं, कल को 4 आएंगी। तो जनसंख्या में वृद्धि से मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। जनसंख्या में वृद्धि से मांग बढ़ती है, मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है, ठीक है। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि से कह सकते हैं हम दूसरा वेतन में वृद्धि। क्या वेतन में वृद्धि मुद्रास्फीति को बढ़ाएगी, वेतन में वृद्धि मुद्रास्फीति को बढ़ाएगी, बिल्कुल बढ़ाएगी। अगर आपकी सैलरी बढ़ा दी, आज मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति को 200 रुपये मिलते हैं, अगर वही व्यक्ति को 400 रुपये मिलने लग जाए तो व्यक्ति अपने खर्चे बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। खर्चे बढ़ाने के कारण डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वेतन में वृद्धि या क्रय क्षमता में वृद्धि। जब वेतन में वृद्धि होगी तो क्रय क्षमता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। आपके खरीदने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा कारण है
सस्ती मौद्रिक नीति, ये मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा चुकी हूँ सस्ती मौद्रिक नीति क्या है, और यूट्यूब पे हमारा एक शॉर्ट्स भी रखा है जिसमें सस्ती मौद्रिक नीति के बारे में बताया गया है। तो सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति से क्या होगा, आरबीआई के द्वारा ब्याज की दरों में कमी की जाएगी, ऋण सस्ते होंगे, ऋण सस्ते होने के कारण लोगों के द्वारा ज़्यादा पैसा उठाया जाएगा, और फिर जब ज़्यादा पैसा आएगा तो व्यक्ति ज़्यादा खर्च करेगा, मांग बढ़ाएगा। तो सस्ती मौद्रिक नीति यानी इसको हम कह सकते हैं आरबीआई द्वारा ब्याज की दरों में कमी, आरबीआई द्वारा ब्याज की दरों में वृद्धि, ब्याज की दरों में वृद्धि। ठीक है, तो सस्ती मौद्रिक नीति। अब इसी को हम राजकोषीय नीति, अभी हमने कुछ दिन पहले राजकोषीय नीति, बजट में लोक वित्त में राजकोषीय नीति भी पढ़ी थी। तो राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति के तहत अगर क्या कर देती है सरकार, कर की दरों में कमी कर देती है या प्रत्यक्ष कर में कमी कर देती है, तो प्रत्यक्ष कर में कमी के कारण व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होगा, और ज़्यादा पैसा होगा तो वो मांग बढ़ा देगा अपनी, तो प्रत्यक्ष कर में कमी। ठीक है, राजकोषीय नीति के कारण प्रत्यक्ष कर में कमी से क्या होगा, मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने के कारण डिमांड पुल फैक्टर के रूप में इन्फ्लेशन क्रिएट होगी। तो ये हमारा था। अब दूसरी चीज, अगर हम कहें कि क्या राजकोषीय घाटे से, किससे, राजकोषीय घाटे से क्या मांग बढ़ती है, राजकोषीय घाटा, सरकारी योजनाओं पर अधिक व्यय, यही प्रश्न फंसाने वाले हैं आपको। देखिए दूसरा आता है राजकोषीय घाटे में वृद्धि, राजकोषीय घाटे में वृद्धि। राजकोषीय घाटे में वृद्धि का मतलब सरकार के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, आय कम हो रही है। राजकोषीय घाटा इसी तो कहते हैं कि सरकार के खर्चे ज्यादा, आय कम, और खर्चे ज्यादा होने का मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब जब मार्केट में ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा तो क्या होगा, फिर सीधी सी बात है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। सरकार ने क्या कहा, हम राजकोषीय घाटे में वृद्धि, यानी कि बजट के माध्यम से देखा गया कि राजकोषीय घाटा ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा घाटा हो रहा है होने का मतलब क्या है, ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार पैसा अपने पास रख रही है, घाटा हो रहा है तो यानी कि अर्थव्यवस्था में पैसा खर्च कर रही है। बजट में घोषणा कर दी सरकार ने कि मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति को अब 400 रुपये देंगे, यानी अब 200 रुपये नहीं 400 रुपये देंगे। व्यक्ति डिमांड बढ़ाएगा, अपनी डिमांड बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी आएगी। तो यहाँ पर राजकोषीय घाटे में वृद्धि यानी कि सरकार के जब व्यय अधिक हो जाते हैं तो भी मांग जनित कारण उत्पन्न होता है। व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर व्यक्ति की मांग क्रिएट हो जाती है। लास्ट फैक्टर देखें हम यहाँ पर, तो राजकोषीय घाटे में वृद्धि, सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में अधिक व्यय, सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय। अगर सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक व्यय कर रही है तो भी क्या होगा, सीधी सी बात है, मांग जनित कारण के रूप में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो सरकार के द्वारा अगर राजकोषीय घाटे में वृद्धि की जा रही है तो इन्फ्लेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये हमारा क्या था, ये कौन से फैक्टर थे हमारे, ये हमारे फैक्टर थे ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर थे कौन से, अब दूसरा हम मांग जनित कारण के साथ साथ पढ़ेंगे आपूर्ति जनित कारण। कल्याणकारी योजनाओं में व्यय मतलब बजट में घोषणा कर दी कि इस बार हम महिलाओं को फोन बांटेंगे, स्मार्टफोन। तब स्मार्टफोन बांटेंगे तो सीधी सी बात है, कंपनियों से स्मार्टफोन खरीदे जाएंगे, और जब कंपनियों से खरीदे जाएंगे तो कंपनियों को सरकार पैसा देगी नहीं देगी, बिल्कुल देगी। तो सरकार कंपनियों को पैसा देगी, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, मांग बढ़ेगी, कंपनियों की आय बढ़ेगी, और कंपनियों की आय बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर जब अधिक व्यय किया जाता है तो मांग जनित कारण के रूप में क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ का बात करें तो यहाँ आपूर्ति जनित या लागत जनित कारण है। अब आपको सोचना है कि किन किन कारणों से आपूर्ति बढ़ेगी, और आपूर्ति बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, आपूर्ति बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, आपूर्ति बढ़ने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। किसी वस्तु की आपूर्ति कम होने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो आपूर्ति कम कैसे हो सकती है बताइए, अगर आपूर्ति में कमी करनी है, यानी मार्केट में अभी जो वस्तुएं थी कम थी और अब वस्तुएं ज़्यादा थी, लेकिन अब जैसे जैसे वस्तुएं कम हुई तो क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है ना। तो डिमांड बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ा दी जाती है, और कीमत बढ़ना ही क्या होती है, मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, अगर हम कहें उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाए, उत्पादन की
लागत में वृद्धि, यानी वस्तु बन रही है, उसके बनने की लागत ज़्यादा आ रही है, तो बनने की जब लागत ज़्यादा आएगी तो आपूर्ति में कमी होगी। वस्तुएं 100 बन रही थी, अब वस्तु बनाने में महंगाई ज़्यादा आ गई है, कच्चे माल की कीमत बढ़ गई है, तो कच्चे माल की कीमत बढ़ गई तो कच्चा माल भी बढ़ जाएगा, तो उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। तो कच्चे माल की कीमत बढ़ने से क्या होता है, उत्पादन कम होता है, और उत्पादन कम होगा तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो आपूर्ति जनित जो मुद्रास्फीति है वो यहाँ पर क्रिएट होगी। ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर मजदूरी दर बढ़ा दी जाती है, मजदूरी दर बढ़ा दी जाती है, मजदूरी दर में वृद्धि। मान लीजिए एक व्यक्ति, जो ये मार्कर मैं जिससे लिख रही हूँ, अगर एक व्यक्ति इस मार्कर को बनाने में 10 रुपये ले रहा है, अगर वही व्यक्ति कहता है मुझे मार्कर बनाने में 10 रुपये नहीं, अब 50 रुपये चाहिए, एक मार्कर पे मैं 50 रुपये लूंगा, तो क्या इस मार्कर की कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। पहले 10 में मिल रहा था, 50 में। मजदूरी दर में वृद्धि, मजदूरी दर बढ़ा दी है, मजदूरी दर में वृद्धि कर दी है व्यक्ति के द्वारा, मांग ज़्यादा की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की जो आपूर्ति है वो कम हो जाएगी। मजदूरी दर में वृद्धि इन्फ्लेशन का कारण है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कौन से कारण है। दूसरा, अगर हम कहें भूमि के किराए में वृद्धि, भूमि के किराए में वृद्धि, अगर भूमि का किराया बढ़ा दिया जाए, जिस भूमि पर उत्पादन हो रहा है उद्योग में, अगर वही किराया बढ़ा दिया जाए तो भूमि का किराया बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं भूमि के किराए में वृद्धि, भूमि के किराए में वृद्धि। तो भूमि का जैसे किराया बढ़ेगा तो भूमि के किराए में वृद्धि से सीधी सी बात है आपूर्ति कम होगी, सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो भूमि का किराया भी अधिक। अगर पूंजी पर ब्याज अधिक लिया जा रहा है, पूंजी पर ब्याज अधिक, तो उत्पादन प्रभावित होगा। यानी आपको यहां देखना है उत्पादन किस किस कारण से कम हो रहा है, और उत्पादन कम होने का मतलब सप्लाई कम, वस्तु की कीमत बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, वो कारण कौन कौन से। तो पूंजी पर अगर अधिक ब्याज लिया जाएगा तो भी क्या होगा। ठीक है। अब यहां तो हमने देखा प्रत्यक्ष कर में कमी, लेकिन अगर यहां अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि वस्तु की कीमत बढ़ा देगा, और वस्तु की कीमत बढ़ने का मतलब आपूर्ति जनित, जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है। इसी को हम कह सकते हैं परिवहन लागत में वृद्धि, परिवहन लागत में वृद्धि। लास्ट देखिए हम, परिवहन लागत में वृद्धि। अगर परिवहन लागत में वृद्धि हो रही है तो वस्तु को कच्चा माल पहुंचाने में भी क्या लगेगा, समय लगेगा, ज़्यादा लागत आएगी। तो लागत कहाँ से वसूली जाती है, वस्तु की कीमत से वसूली जाती है। तो परिवहन लागत में भी वृद्धि क्या होता है, इन्फ्लेशन का कारण है। ठीक है। परिवहन लागत में वृद्धि भी क्या है, इन्फ्लेशन का कारण है। तो यह ध्यान रखिएगा आपको। इन्फ्लेशन के हमने कारण देखे, मांग जनित, आपूर्ति जनित। आपूर्ति जनित में बहुत सारे फैक्टर्स हमने देखे, ये आपको फैक्टर्स याद रखने हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये फैक्टर्स हमने यहाँ पर चर्चा किए। तो ये है इन्फ्लेशन के कारण, जिसमें हम पढ़ते हैं कारणों में एक तो मांग जनित और एक आपूर्ति जनित। ठीक है। तो मांग जनित और आपूर्ति जनित, इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं, मांग जनित और आपूर्ति जनित। आपूर्ति जनित कारण। ठीक है। और ये हमारा कौन सा कारण था, मांग जनित कारण। ये हमारा कारण था मांग जनित, यहां लिख लेना मांग जनित। मांग जनित कारण। तो ये इन्फ्लेशन के हमने कारण देखे, मांग जनित और आपूर्ति जनित, दोनों में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर काम आते हैं। ठीक है। देखिए इसमें एक पॉइंट और हम कह सकते हैं, अगर अवसंरचना की लागत बढ़ जाए, अवसंरचनात्मक लागत बढ़ जाए, जैसे बिजली, पानी, अगर इनकी कीमत बढ़ जाए, ऊर्जा, विद्युत, तो ये अवसंरचनात्मक लागत में वृद्धि। तो अवसंरचनात्मक लागत का मतलब जैसे बिजली, पानी, अगर पानी की कीमत बढ़ गई है, बिजली की कीमत, ये तो उद्योगों में काम आते हैं, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। अगर इनकी लागत बढ़ जाती है तो हम कहेंगे अवसंरचनात्मक लागत बढ़ने के कारण भी वस्तु की कीमतें बढ़ती है, और कीमतें बढ़ने के कारण आपूर्ति जनित या लागत जनित क्या आती है, मुद्रास्फीति क्रिएट होती है।
ठीक है, तो ये हमने बहुत सारे कारण देखे किसके अंतर्गत, यहाँ पर इसके। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द और लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने राजकोषीय घाटे में वृद्धि लिखा। राजकोषीय घाटे में वृद्धि यानी राजकोषीय घाटे को कंट्रोल करने के लिए सरकार बजट अपनाती है, वो कहते हैं घाटे का वित्त बजट। कौन सा बजट अपनाती है, घाटे का वित्त बजट। और जब घाटे का वित्त बजट अपनाया जाता है, घाटे का वित्त बजट अपनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सरकार द्वारा ज़्यादा पैसा मार्केट में खर्च किया जाता है। तो घाटे का वित्त बजट किसका कारण है, मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण है। ठीक है, तो ये हमने इन्फ्लेशन के क्या कारण सुने, दो प्रकार के कारण, मांग जनित और आपूर्ति जनित, दोनों को ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये मुख्य रूप से अन्य कारण थे, लेकिन हाँ इसके अलावा अगर हम अन्य कारणों की बात करें, कुछ अन्य फैक्टर्स भी हैं, अन्य कारण भी है जो कि मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए अन्य कारण में अगर हम देखें, अगर औद्योगिक श्रमिकों के द्वारा हड़ताल कर दी जाती है, औद्योगिक श्रमिकों के द्वारा हड़ताल कर दी जाती है, तो वो हड़तालों से क्या आपूर्ति प्रभावित होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो औद्योगिक श्रमिकों द्वारा हड़ताल, अगर औद्योगिक श्रमिकों द्वारा हड़ताल की जाती है तो उद्योगों पे ताले लग जाएंगे, और ताले लग जाएंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, उत्पादन प्रभावित होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होगी तो हम कहेंगे मुद्रास्फीति क्रिएट होगी। तो औद्योगिक श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने पर। दूसरा हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पादन प्रभावित होता है। आपको देखना बस ये है कि उत्पादन किससे प्रभावित हो रहा है, तो प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो भी उत्पादन प्रभावित होता है, और उत्पादन प्रभावित होता है तो क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है, और सप्लाई कम होगी तो मुद्रास्फीति ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यहां पर हमने देखा। दूसरा अगर हम कहें, गैर कानूनी रूप से अगर वस्तुओं का स्टॉक करके रखा जाता है, गैर कानूनी रूप से वस्तुओं का स्टॉक किया जाता है, वस्तुओं का स्टॉक। देखिए स्टॉक हमेशा मुद्रास्फीति का कारण नहीं है, गैर कानूनी रूप से किया गया स्टॉक मुद्रास्फीति का कारण है, क्योंकि गैर कानूनी रूप से अगर आप स्टॉक करके रख लेंगे तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होगी तो मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर सरकार इसको स्ट्रैटेजिकली तरीके से, रणनीतिक तरीके से अगर बफर स्टॉक रखती है तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है, ना कि बढ़ाती है। ये गैर कानूनी रूप से लोगों के द्वारा की जाती है, और वो हम कहें तो सरकार के द्वारा की जाती है। कैसे, स्ट्रैटेजिकली यानी कि रणनीतिक रूप से की जाती है। तो गैर कानूनी रूप से की गई वस्तुओं की स्टॉक भी मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। अगला कारण हम कह सकते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, समानांतर अर्थव्यवस्था। पैरेलल इकोनॉमी, इसी को कहते हैं काली अर्थव्यवस्था। यानी अगर इसकी बात करें, एक अर्थव्यवस्था तो चल ही रही है, सामान्य अर्थव्यवस्था सीधी सीधी, लेकिन उसके साथ साथ एक अर्थव्यवस्था और चल रही है, और वो कैसी अर्थव्यवस्था है, काला बाजारी वाली, जो स्टॉक करके, ये तो सामान्य है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, लेकिन उसके साथ एक अर्थव्यवस्था और चल रही काला बाजारी, इसी को नाम दिया गया है समानांतर अर्थव्यवस्था। इसी को कहते हैं हम काली अर्थव्यवस्था। एक ही शब्द है, ब्लैक इकोनॉमी या काली अर्थव्यवस्था। ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, काली अर्थव्यवस्था। तो ये समानांतर अर्थव्यवस्था हो गई। दूसरा अगर हम बात करें, अगर ये तो समानांतर अर्थव्यवस्था हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तेल के दाम बढ़ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुएं महंगी हो जाती है, जो हम निर्यात जो हम मंगाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा पैसा देना होता है, और पैसे की जब कमी हो जाती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। नहीं सॉरी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हमें ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब वस्तु मंगाते हैं हम, तो तेल के दामों में वृद्धि के कारण हमें क्या होती है, लागत ज़्यादा आती है। तो तेल के दाम जब वृद्धि होते हैं तो अर्थव्यवस्था में दाम, वस्तु की कीमतों में वृद्धि ही तो क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति। तो तेल के दाम हम मंगा रहे हैं, तो तेल के लिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब महंगाई हो चुकी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के
कीमत में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि क्या होगी? मुद्रास्फीति को बढ़ाएगी। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत अगर बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति डेफिनेटली बढ़ती है। ठीक है। दूसरा अगर हम कहें कार्टेल पद्धति, क्या कहें हम? कार्टेल पद्धति, कार्टेल पद्धति कार्टेल पद्धति, कार्टेल पद्धति का मतलब है समूह बनाकर, कार्टेल पद्धति यानी अगर समूह बनाकर नियम बनाना। जैसे आपने देखा होगा कई बार ऑटो रिक्शा जो चालक होते हैं वो आपको 20 रुपए में ही छोड़ते हैं, 10 रुपए में छोड़ते ही नहीं है ना। और उसमें से अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर 10 रुपए में छोड़ देता है तो उसके पीछे सब लग जाते हैं कि तूने कैसे छोड़ दिया, हमने नियम बना रखा है कि 10 रुपए में किसी को छोड़ना ही नहीं है तो तूने कैसे छोड़ दिया। तो ये क्या था? कार्टेल पद्धति। जब कार्टेल पद्धति अपनाई जाती है तो कोई भी व्यक्ति कम कीमत पर वस्तु बेचने को या कम कीमत पर सेवाएं देने को तैयार नहीं होता। तो समूह बनाकर अगर नियम बना लिया आपने, जिसे कहते हैं कार्टेल पद्धति, तो कार्टेल पद्धति भी क्या करती है? मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। अब जैसे कच्चे माल तेल की कीमतों में वृद्धि कहा, इसे हम कह सकते हैं नेक्स्ट आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। चाहे कच्चा तेल कहें चाहे हम कहें आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि क्या करती है? मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना ये अन्य कारण थे, है ना। और अन्य कारण में आपको सारे ये कारण पता होने चाहिए। हमने लागत जनित मांग जनित कारण तो देख ही लिए, बाकी ये अन्य कारण हैं। अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति के प्रकारों की। मुद्रास्फीति के प्रकारों की देखिए, ये होली हंगामा ऑफर है, 21 से 28 मार्च तक ऑफर वैलिड है। 90% छूट मिल रही है आरएस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, 90% छूट, होली हंगामा ऑफर। दूसरा 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी साथ में मिल रही है आपको, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ कोर्स मिलेगा। और सभी जो नोट्स हैं प्रिंटेड हमारे ऐप पर वो भी भारी डिस्काउंट पर अवेलेबल है। जल्दी से लाभ उठाइए। जो होली हंगामा ऑफर है, जब तक ये ऑफर 28 मार्च तक है तब तक ही आपको इसका लाभ मिलेगा, बाकी इसके बाद फिर ये लाभ खत्म हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर हम बात करें, एक चीज़ और देख लीजिए, ये हमारा हो गया निर्मल बैच हमारा चल रहा है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी जो बनना चाहते हैं, जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखा है, उनके लिए निर्मल सर ने एक बहुत अच्छी पहल, एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसमें 5,000 रुपये में मिनिमम बिल्कुल नॉमिनल फीस है, जिसमें निर्मल बैच दिया जा रहा है आपको 5,000 में। स्पेशल फीचर्स देख लीजिए इसके, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको इसमें, हाई लेवल कंटेंट है विद प्रीलिम्स एंड मेंस नोट्स पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। दूसरा अगर देखें यहाँ तो 1500 घंटे की क्लासेस है, यानी 15 महीने आपका कोर्स चलेगा। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पीडीएफ अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमारे प्री और मेंस के, वो भी पीडीएफ इसमें दिए गए हैं आपको। प्लस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें 50 प्री के टेस्ट होंगे और 4 यहाँ फुल लेंथ टेस्ट होंगे। कौन से? मेंस की। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, देख लीजिए, 50 प्री के टेस्ट होंगे और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। किसके? मेंस के। तो यहाँ जल्दी से ऑफर का लाभ उठाइए। निर्मल बैच 5000 में आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पर? मुद्रास्फीति के अन्य कारण हो गए। अब मुद्रास्फीति के प्रकार क्या करेंगे हम? इन्फ्लेशन के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के प्रकार। देखिए, मुद्रास्फीति के जब हम प्रकार पढ़ते हैं तो मुद्रास्फीति में कई प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, है ना। तो मुद्रास्फीति के कई प्रकार हैं। जैसे हम कहते हैं क्रीपिंग का मतलब चलने वाली, वॉकिंग, फिर गैलोपिंग। शब्दों को लिखिए यहाँ पर, देखिए, पहला यहाँ पर हम कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जिसे कहते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा है हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी वॉकिंग का मतलब चलने वाली इन्फ्लेशन, और वॉकिंग के साथ हम कह सकते हैं रनिंग या गैलोपिंग। रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन।
और दूसरा हम कह सकते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। क्या कह सकते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। पहला कहते हैं हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति, दूसरा हम कहते हैं वॉकिंग चलती हुई मुद्रास्फीति। रनिंग का मतलब दौड़ती हुई, कूदती हुई, दौड़ती हुई एक ही बात है। और हाइपर का मतलब कैसी इन्फ्लेशन? हाइपर, जो कि हाइपर तरीके से चल रही है। अब देखिए इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ये जो मुद्रास्फीति का अगर हम देखें, सीधी है टेढ़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ आती है इन्फ्लेशन, इस पर हम डिनोट कर लेते हैं हमारा इन्फ्लेशन। क्या कर लेते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के साथ हम यहाँ कहेंगे टाइम। क्या कहेंगे? टाइम। दूसरा, इसी इन्फ्लेशन को अगर हम पढ़ें तो पहली इन्फ्लेशन हमारी है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। कैसी इन्फ्लेशन? क्रीपिंग। यहाँ पर इस तरह से इन्फ्लेशन को देखिए, क्रीपिंग। ये इन्फ्लेशन हमारी है क्रीपिंग। दूसरा, अगर हम आगे बढ़े तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन के साथ हमारी है रनिंग। रनिंग यानी दौड़ती हुई। तो रनिंग इन्फ्लेशन को यहाँ पर हम देखें, इसको थोड़ा सा दौड़ा देते हैं, दौड़ा दे, ओके, ये दौड़ ली, ठीक है। दौड़ने के साथ यहाँ पर, सॉरी, वॉकिंग, वॉकिंग है, वॉकिंग है, वॉकिंग के बाद हम दौड़ा दे। अब इस चीज़ को हम दौड़ा देते हैं और इन्फ्लेशन को, ये दौड़ ली, ठीक है। दूसरा, क्रीपिंग को थोड़ा सा और अगर हम इसको क्लियर बनाएं, देखिए क्रीपिंग को थोड़ा सा और क्रीपिंग करते हुए बनाते हैं, क्रीपिंग, वॉकिंग। और एक हमारी लास्ट इन्फ्लेशन आती है हाइपर इन्फ्लेशन। कैसी इन्फ्लेशन? हाइपर इन्फ्लेशन, जो सबसे खतरनाक स्थिति में मानी जाती है, हाइपर इन्फ्लेशन। ये है हाइपर इन्फ्लेशन। चारों इन्फ्लेशन को आपको ध्यान में रखना है। पहली इन्फ्लेशन का नाम है क्रीपिंग। क्या नाम है? क्रीपिंग, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा अगर हम बात करें तो ये रनिंग है, रनिंग, सॉरी रनिंग नहीं, यहाँ पे वॉकिंग है ना, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। रनिंग, रनिंग नहीं है, वॉकिंग है। पहले क्रीपिंग के बाद वॉकिंग, वॉकिंग के बाद हमारी है रनिंग, और रनिंग के साथ इसी को कहते हैं हम गैलोपिंग, और गैलोपिंग के साथ हम कहते हैं यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, हाइपर इन्फ्लेशन, ये 4 प्रकार की इन्फ्लेशन हमारे सामने है। अब इन चारों प्रकार की इन्फ्लेशन में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना प्रतिशत में वृद्धि होती है। अगर इन्फ्लेशन में हम कहते हैं, अगर इन्फ्लेशन में 2 से 3% की वृद्धि होती है, यानी अगर इन्फ्लेशन 2 से 3% बढ़ रही है, तो उसे हम कहेंगे कैसी इन्फ्लेशन है? क्रीपिंग। बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रही है, 2 से 3%। लेकिन यही आंकड़ा 3 से 20% हो जाता है तो वो होती है वॉकिंग। तो 2 से 3%, 3 से 20%, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 अंकीय, कैसी है? 2 अंकीय वृद्धि। अगर इन्फ्लेशन में 2 अंकीय वृद्धि हो, यानी 2 अंक का मतलब 2 से 3 अंकीय, यहाँ पर लिख लेना 2 से 3 अंकीय, 2 से 3 अंकीय, यानी हम कह सकते हैं 20 से लेकर 100 तक। 2 से 3 अंकीय क्या है? 20 से लेकर 100 तक, 2 से 3 अंकीय। ये देखिए, ये 2 से 3% है, ये 2 से 3 अंकीय, और हम कह सकते हैं 3 अंकीय से अधिक, 3 अंकीय से अधिक। जैसे, तो यहाँ ध्यान रखना कौन सी इन्फ्लेशन है। यहाँ पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है 2 से 3% की वृद्धि, 2 से 3% की वृद्धि अगर इन्फ्लेशन में हो रही है तो उसे हम कहेंगे कैसी इन्फ्लेशन है? क्रीपिंग। 3 से 20% की वृद्धि है तो उसे हम क्या कहेंगे? वॉकिंग। अगर 2 से 3 अंकीय है, 2 से 3 अंकीय यानी 20 से 100, तो उसे क्या कहेंगे हम? 2 से 3 अंकीय, तो उसे हम कहेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। और रनिंग इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर हम कहें कि 2 से 3 अंकीय के बाद में ऐसी मुद्रास्फीति आ जाए जो कि 3 अंकीय से अधिक हो, तो उसे कहते हैं अति मुद्रास्फीति। खतरनाक। अभी जैसे आपने देखा होगा वेनेजुएला, कुछ साल पहले वेनेजुएला की स्थिति ये थी कि अगर वहाँ पर छोटा सा अगर हमें बर्गर भी खाना है तो बर्गर खाने के लिए आपको थैला भर के पैसा ले जाना पड़ता था, यानी आपको करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का एक बर्गर मिल रहा था। तो इतनी इन्फ्लेशन कैसे आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, किसी भी देश में ऐसी अर्थव्यवस्था में ऐसी इन्फ्लेशन हो सकती है। तो ये इन्फ्लेशन के प्रकार है। एक बार प्रश्न पूछा गया, प्रश्न क्या पूछा गया कि यहाँ पर जो किसी भी अर्थव्यवस्था में
किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, है ना, किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति कह सकते हैं हम 2 से 3 से, यहाँ पर 1 सेकेंड रुकिए, 3 से 10% है, 3 से 10%, इसको गलत लिख दिया मैंने, 3 से 10%, 3 से 10%, और इसको भी 10% कर लेना, 3 से 10%। एक प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न ये पूछा गया था कि मुद्रास्फीति, यदि मुद्रास्फीति, मैं यहां पर प्रश्न लिख देती हूं आपको, यदि मुद्रास्फीति एक अंक की उच्चतम स्तर, एक अंक की उच्चतम स्तर तथा 2 अंकों की निम्नतम स्तर पर है, तथा 2 अंकों की निम्नतम स्तर पर है, दो अंकों के निम्नतम स्तर पर है, तो वह मुद्रास्फीति होगी। कौन सी होगी, जल्दी बताइए, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। तो वह मुद्रास्फीति होगी, कौन सी होगी, वॉकिंग होगी, क्रीपिंग होगी, रनिंग होगी, या हाइपर इन्फ्लेशन होगी। यदि मुद्रास्फीति एक अंक की उच्चतम स्तर, ध्यान दीजिए क्या लिखा, एक अंक की उच्चतम स्तर, शब्दों को पकड़िए, एक अंक की उच्चतम स्तर और 2 अंकों की निम्नतम स्तर पर है, तो वह मुद्रास्फीति कौन सी है, कौन सी मुद्रास्फीति होगी, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। बहुत आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है, आसान है बिल्कुल। यदि मुद्रास्फीति एक अंक की उच्चतम स्तर, 2 अंक की निम्नतम स्तर पर है, तो वह मुद्रास्फीति होगी। कौन सी मुद्रास्फीति होगी, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। कौन सी होगी भाई, जल्दी बताइए आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए एक का जवाब आ गया है, एक का जवाब आ गया है। देखिए एक अंक की उच्चतम स्तर का मतलब है, एक अंक की उच्चतम स्तर का मतलब है 9 भाई, 9%। एक अंक का उच्चतम स्तर क्या होगा, 9, और 2 अंक का निम्नतम स्तर क्या होगा, 10। अब देखिए 9 और 10 कौन सी सीरीज में आ रहा है, तो भाई इसमें आ रहा है वॉकिंग में, तो इसका आंसर क्या होगा, चलती हुई मुद्रास्फीति। 9 इसमें आ रहा है, 3 से 10 में 9 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, तो इसका आंसर होगा चलती या वॉकिंग मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये हमने जो इन्फ्लेशन देखी गति के आधार पर, किसके आधार पर, गति के आधार पर। अभी हमने जो मुद्रास्फीति देखी है ये गति के आधार पर देखी है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये मुद्रास्फीति किस आधार पर है, गति के आधार पर। तो यहाँ पर हेडिंग में डाल लेना, इन्फ्लेशन के टाइप्स किसके आधार पर है, गति के आधार पर। गति के आधार पर मुद्रास्फीति, ठीक है। तो गति के आधार पर हमने देखा क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। अब जो मुद्रास्फीति आती है वो आती है नियंत्रण के आधार पर, किसके आधार पर, नियंत्रण के आधार पर। तो हेडिंग डाल लीजिए, नियंत्रण के आधार पर मुद्रास्फीति। नियंत्रण के आधार पर मुद्रास्फीति, वो तो गति के आधार पर हमने पढ़ ली, अभी नियंत्रण के आधार पर अगर पढ़ी तो नियंत्रण के आधार पर 2 प्रकार की मुद्रास्फीति आती है, खुली और दमित। कैसी मुद्रास्फीति, खुली और दमित। तो यहाँ पर एक शब्द आता है ओपन और एक क्लोज्ड। ओपन इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन, और यहाँ पर हम कह सकते हैं क्लोज्ड या सप्रेस्ड। खुली और दमित, क्या कहेंगे इसे हम, खुली और दमित। खुली और दमित। अब देखिए खुली और दमित, खुली और दमित में दोनों में अंतर क्या है। जब अर्थव्यवस्था बाजार की कारण, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बाजार के कारणों से होती है, किसके कारण से, मांग और पूर्ति के कारण से होती है, तो उसे हम कहते हैं खुली मुद्रास्फीति। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति सरकार की नीतियों के कारण होती है तो उसे हम कहते हैं दमित। देखिए दमित का मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन दोनों है, लेकिन एक इन्फ्लेशन बाजार के कारण हो रही है और एक इन्फ्लेशन किसके कारण हो रही है, सरकार की नीतियों के कारण। तो यहाँ पर बेसिक अंतर यही है, जब मुद्रास्फीति
बाजार कारकों, बाजार कारक में क्या क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति। जब मुद्रास्फीति बाजार कारकों के कारण हो तो उसे खुली मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी खुला छोड़ दिया बिल्कुल, किसके आधार पर, बाजार के कारणों के आधार पर, तो उसे खुला मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। क्लोज्ड इन्फ्लेशन की बात करें, जब मुद्रास्फीति किसके कारण हो, सरकार की नीतियों के कारण हो, सरकार की नीतियों से प्रभावित हो तो उसे कहेंगे हम दमित। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, सरकार की कौन सी नीतियां हैं जिसके कारण प्रभावित हो, तो सरकार की नीतियों से प्रभावित हो तो उसे, जैसे कर में वृद्धि कर दे, करों में कमी कर दे, या प्रत्यक्ष करों में क्या कर दे, वृद्धि कर दे, और प्रत्यक्ष करों में कमी कर दे, तो उसे दमित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो उसे दमित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे किसके आधार पर, नियंत्रण के आधार पर, नोट कर लीजिए बिल्कुल, नियंत्रण के आधार पर। अब आगे हम बढ़ेंगे, नियंत्रण के आधार पर, कारण के आधार पर हमने देख लिए, कारण के आधार पर कौन कौन सी मुद्रास्फीति, मांग जनित और लागत जनित, वो कारण के आधार पर है। ठीक है। और अन्य अगर कारण देखें तो दो प्रकार की इन्फ्लेशन और होती है, यहाँ पर और लिख लीजिए, किसके कारण, मांग के आधार पर, क्या कहा हमने, कारण के आधार पर, वो तो हमने आगे डिस्कस किया ही था बिल्कुल डिटेल में। तो कारण के आधार पर मुद्रास्फीति, कारण के आधार पर मुद्रास्फीति, और कारण के आधार पर मुद्रास्फीति मांग जनित और लागत जनित, मांग जनित और लागत जनित। मांग जनित मुद्रास्फीति, और हम कह सकते हैं यहाँ पर लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है। अब देखिए, मांग जनित मुद्रास्फीति मतलब जब मुद्रास्फीति मांग बढ़ने से हो, जब मुद्रास्फीति का कारण यानी महंगाई किस कारण से हो, मांग में वृद्धि के कारण हो, जब मुद्रास्फीति मांग में वृद्धि के कारण हो तो उसे कहेंगे कौन सी मुद्रास्फीति, मांग जनित। लागत जनित का मतलब जब मुद्रास्फीति लागत में वृद्धि या आपूर्ति में कमी, लागत में वृद्धि या आपूर्ति में कमी के परिणाम स्वरूप हो, या आपूर्ति में कमी के परिणाम स्वरूप हो। आपूर्ति में कमी के परिणाम स्वरूप हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति। तो ये कारण के आधार पर थे मुद्रास्फीति। ठीक है। तो कारण के आधार पर हमने मुद्रास्फीति पढ़ ली है। अब कुछ दो और मुद्रास्फीति है जिसे हम कहते हैं हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन। देखिए यहाँ ध्यान रखिए, निर्मल बैच हमारा, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस इसका वैसे 20 था, 20,000 है, 20,000 है, लेकिन हम ऑफर प्राइस अभी दे रहे हैं 5,000 में। 5,000 में ऑफर प्राइस है जिसमें आपको स्पेशल फीचर्स मिलेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है, हाई लेवल कंटेंट विद प्रीलिम्स एंड मेंस की जो नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। फिर 1500 घंटे की क्लासेस हैं जिसमें 15 महीने लगभग आपको समय लगेगा। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन की पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर के प्री क्वेश्चंस हैं, प्री मेंस पीडीएफ, और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में 50 यहाँ पर प्री टेस्ट मिलेंगे और 4 आपको मेंस के फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 5,000 में, बहुत बढ़िया ऑफर है। और नॉमिनल प्राइस है, देखिए कितना कम पड़ रहा है, 10 रुपये पर डे के हिसाब से भी नहीं पड़ रहा है ये आपको, इतना सस्ता आपको कोर्स पड़ रहा है। बिल्कुल खरीदिए और अपने प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना जरूर पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर आते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार में, एक आती है हेडलाइन, अन्य प्रकार। अन्य प्रकार एक आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक आती है कोर इन्फ्लेशन। अन्य प्रकार में
दो प्रकार आते हैं, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन और यहां पर कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे इसे? कोर इन्फ्लेशन। देखिए कोर इन्फ्लेशन फूड और फ्यूल को निकाली जाती है। हेडलाइन टोटल इन्फ्लेशन है ना। हेडलाइन का मतलब यहाँ पर एक सर्किल से हम समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्किल है और इस सर्किल में से एक और सर्किल इसके अंदर बनाया जाए तो फूड और फ्यूल का, किसका सर्किल बनाएंगे? फूड और फ्यूल का। इसके अंदर एक सर्किल और बनाते हैं, किसका? फूड और फ्यूल का। किसका? फूड और फ्यूल का। दो सर्किल इसमें बना दिया हमने, ठीक है। एक हमने सर्किल में लिखा फूड, क्या लिखा? फूड। और एक सर्किल लिखा हमने फ्यूल। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कैसे निकाली जाती है? हेडलाइन, ये टोटल जो इन्फ्लेशन है हमारी हेडलाइन, यानी अगर किसी इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल दोनों जोड़ा हुआ है हमने तो वो इन्फ्लेशन कौन सी है? हेडलाइन इन्फ्लेशन। यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मासिक आधार पर प्राप्त होने वाली मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? हेडलाइन। जब ईंधन और खाद्य पदार्थ को शामिल किए बिना हम निकालते हैं इन्फ्लेशन तो उसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो इसका अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो यहाँ पर हम बना सकते हैं फॉर्मूला बनाने को, तो हेडलाइन माइनस, अब इसको समझेंगे क्यों निकाला जाता है। हेडलाइन माइनस फूड प्लस फ्यूल, है ना। फूड और फ्यूल को दोनों को हमने क्या किया? माइनस कर दिया। तो माइनस कर दीजिए, फूड भी माइनस कर देना है और फ्यूल भी माइनस कर देना है। ये हमने क्यों माइनस किया? माइनस इसलिए किए क्योंकि ये जो प्राइस है इसके बढ़ते रहते हैं। फूड और फ्यूल के प्राइस ऐसे हैं, हर दिन चेंज होते रहते हैं। तो हम जब हेडलाइन किसके आधार पर? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अभी इसको मापन में पढ़ेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है। अभी सिर्फ शब्द समझिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, सीपीआई के आधार पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मासिक रूप से जारी होने वाली मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? हेडलाइन इन्फ्लेशन। यानी इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन अगर हमें निकालना है तो हमें कोर में फूड और फ्यूल को जोड़ना होगा, ठीक है। अगर इसको हम फॉर्मूले के बेस पर लिखें तो हमें हेडलाइन निकालनी है। क्या निकालनी है? हेडलाइन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन निकालने के लिए हमें कोर में फूड और फ्यूल को जोड़ना पड़ेगा। तो कोर में फूड और फ्यूल को जोड़ देते हैं, बिल्कुल जोड़ेंगे। तो कोर इन्फ्लेशन में हमने क्या जोड़ दिया? फूड भी जोड़ दिया और फ्यूल भी जोड़ दिया। सही है, बिल्कुल। तो जब मुद्रास्फीति, बिल्कुल हेडलाइन का मतलब है सर्किल की पूरी लाइन। तो सर्किल की पूरी लाइन का जब इन्फ्लेशन निकाला जाता है तो उसे हम कहते हैं हेडलाइन। और हेडलाइन में कोर प्लस फूड और फ्यूल दोनों निकलते हैं, लेकिन कोर निकालते हैं तो हेडलाइन में से फूड और फ्यूल को घटा देते हैं। तो ये आपकी है कौन सी? कोर इन्फ्लेशन। नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिख भी लेना, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से, हेडलाइन मुद्रास्फीति में से हेडलाइन मुद्रास्फीति में से खाद्य पदार्थ तथा ईंधनीय पदार्थ को निकालकर, ईंधनीय पदार्थों को निकालकर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। निकालकर कौन सी मुद्रास्फीति? कोर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। कोर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। कोर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना, कोर इन्फ्लेशन क्या है और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, दोनों को ध्यान रखिएगा। दोनों कैसे निकाली जाती है, डायग्राम से आपको याद रखना है, डायग्राम आपको ध्यान रखना है।
चलिए, कोर इन्फ्लेशन हो गया, हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन आता है अन्य प्रकारों में, स्टैगफ्लेशन, निस्पंदन मुद्रास्फीति। क्या कहेंगे हम? स्टैगफ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके हिंदी में नाम बहुत अलग अलग है, लेकिन आपको बस 2 चीज याद रखनी है। इसको एक ही शब्द कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब अवपात मुद्रा प्रसार, अवपात मुद्रा प्रसार। इसी को कहते हैं गतिजन्य मुद्रास्फीति, गतिजन्य मुद्रास्फीति। ठीक है, इसी को कहते हैं गतिजन्य मुद्रास्फीति। इसी को कहते हैं निस्पंदन मुद्रास्फीति, निस्पंदन मुद्रास्फीति। निस्पंदन मुद्रास्फीति। ठीक है, तो ये निस्पंदन हो गया, गतिजन्य हो गया, अवपात मुद्रास्फीति। इसी को कहते हैं रुकी हुई मुद्रास्फीति। तो देखिए ये तो नाम हमने कई निकाल दिए, लेकिन एग्जामिनर इसके अलावा भी नाम निकाल सकता है, लेकिन स्टैगफ्लेशन को कभी बदलेगा नहीं वो। तो स्टैगफ्लेशन ध्यान रखना 2 शब्दों से मिला है, एक तो स्टैग और एक है इन्फ्लेशन। स्टैग और इन्फ्लेशन। स्टैग का मतलब रुका हुआ और इन्फ्लेशन का मतलब जो कि मुद्रास्फीति। स्टैग प्लस इन्फ्लेशन, यानी ऐसी अवस्था, अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब स्टैग मतलब अर्थव्यवस्था में मंदी भी है और तेजी भी है, यानी मंदी और तेजी दोनों है, तो उसे हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। अब ये अवस्था आपको कहाँ देखने को मिली? अभी स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति है ये आपको कोविड में देखने को मिली है। देखिए स्टैगफ्लेशन किस में देखने को मिली? कोविड के दौरान। तो कोविड में हुआ क्या था, अर्थव्यवस्था में एक सेक्टर तो बूम कर रहा था और एक सेक्टर क्या कर रहा था? ग्रोथ कर रहा था। तो यहाँ पर हम एक सेक्टर की बात कर रहे थे, फूड सेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं हेल्थ सेक्टर। ये ऐसा सेक्टर था जो बंद नहीं हुआ था और सबसे ज़्यादा कमाया इसने कोरोना में। किसने? फूड सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में। लेकिन एक सेक्टर यहाँ था ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो कि बिल्कुल मंदी का शिकार था। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति कार नहीं खरीद रहा था, बहुत रेयर होगा कि कोई खरीद रहा होगा, बाकी कोई व्यक्ति अननेसेसरी जो फोन है, गैजेट्स हैं, इन पर खर्चा नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? इसलिए नहीं कर रहा था तो हम कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर मंदी था, लोगों को पैसा ही नहीं था, क्यों खर्च करेंगे। लेकिन हाँ, कोविड में ऐसा जरूर हुआ था कि जिसने अपने जीवन काल में कभी चेकअप नहीं कराया वो भी चेकअप करा रहे है ना। फूड का स्टॉक करके रख रहा है, इसको पता है लॉकडाउन लग जाएगा तो हम वस्तु कहाँ से खरीदेंगे, हम कैसे अनाज चावल खरीदेंगे, गेहूं कैसे खरीदेंगे, तो स्टॉक कर करके रखा जा रहा था। तो फूड और हेल्थ सेक्टर तो कैसका शिकार था? तेजी का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये तो कर रहा था ग्रोथ और ये कर रहा था डाउन। ये कैसा जा रहा था? डाउन। तो ये तो तेजी का शिकार थी, ये वाली इकोनॉमी, और ये मंदी का। तो एक ही अर्थव्यवस्था में जब दोनों स्थितियां एक साथ देखने को मिलती है तो उस दोनों स्थितियों को कहते हैं हम स्टैगफ्लेशन। तो एक ही अर्थव्यवस्था में दोनों स्थितियां हमें देखने को मिली, तेजी भी देखने को मिली और मंदी भी। तो तेजी और मंदी जब दोनों स्थितियां देखने को मिलती है तो उसे हम कहते हैं ये कैसी अवस्था है? स्टैगफ्लेशन की अवस्था है। ठीक है, ध्यान रखना, यह अवस्था है हमारी स्टैगफ्लेशन की। तो यहाँ पर ध्यान रखना तेजी और मंदी। अब देखिए तेजी में क्या होता है? मुद्रास्फीति होती है, नहीं होती? तेजी में बिल्कुल होती है। तो तेजी में तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। और जब मंदी होती है तो लोग अपनी कर्मचारियों की छटनी होने लग जाती है। जैसे कोरोना में क्या हुआ, बहुत सारे कर्मचारियों की छटनी होने लग गई थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेरोजगारी की स्थिति होने लगती है। तो इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन ऐसी अवस्था जहाँ मुद्रास्फीति और बेरोजगारी एक साथ देखने को मिले, या जहाँ तेजी और मंदी एक साथ देखने को मिले, उसे कहते हैं हम स्टैगफ्लेशन, अवपात मुद्रा प्रसार। उसे हम क्या कहते हैं? अवपात मुद्रा प्रसार, अवपात मुद्रा प्रसार। तो ये हमने देखा स्टैगफ्लेशन की स्थिति, तेजी और मंदी, तेजी और मंदी। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टैगफ्लेशन का मतलब जहां तेजी और मंदी दोनों हो, जहां बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की एक साथ अवस्थाएं देखने को मिले, उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। यानी इसके नाम है जो आपको ध्यान रखने, नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे, नोट करिए फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो पॉइंट है वो है मुद्रास्फीति का मापन।
मुद्रास्फीति का मापन, ये जो मापन किया जाता है दो आधार पर होता है, एक WPI के आधार पर, एक CPI के आधार पर। किसके आधार पर? एक WPI के आधार पर, एक CPI। तो हम इसे नाम देते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI और एक नाम देते हैं हम CPI। क्या नाम देते हैं? CPI। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI को कहते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दोनों में अंतर समझेंगे हम। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हिंदी में अगर कहें तो इसको कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक, इसे कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI शॉर्ट में, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? CPI। ठीक है, देखिए उदाहरण से समझिए। बिल्कुल WPI और CPI को अगर हम उदाहरण से समझे तो यहाँ पर उदाहरण कैसा है? बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है। फैक्ट्री में क्या हो रहा है? किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, और वस्तु के उत्पादन, मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड बन रहा है। अब ये स्मार्ट बोर्ड के बनने में जितनी भी लागत आई है, लागत कैसी? कोई भी इसको वस्तु को बनाने में जितनी भी लागत आई है, तो लागत बनने के बाद ये वस्तु कितने में बिक रही है? ये वस्तु बिक रही है, मान लीजिए अंदर इसकी लागत आई है 5000 में। कितने में? 5000। ये बोर्ड 5000 में बना है अंदर। ठीक है, जैसे ये वस्तु बाहर आएगी, बाहर आने का मतलब ये मार्केट से, फैक्ट्री से बाहर आएगी, तो फैक्ट्री से इसको बाहर ले आते हैं। वस्तु फैक्ट्री से बाहर आई, और ये वस्तु जो फैक्ट्री से बाहर आई तो इसकी जो कीमत हो गई, टैक्स लगा लोगों के, इसकी कीमत हो गई यहाँ पर कितनी? 7000। ये 7000 रुपये में। अभी छोटे से डिजिट लिए हमने, ये 5000 की वस्तु हो गई 7000। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर बीच में हमने विभिन्न प्रकार के टैक्स इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि जब वस्तु का उत्पादन होता है तो भारत में टैक्स लगता है, तो टैक्स लग गया। टैक्स के साथ साथ हो सकता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग गई हो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग गई हो, परिवहन लागत लग गई हो, तो परिवहन लागत हो गई, टैक्स लग गया, जिसके कारण इसकी वस्तु की कीमत बढ़ गई। तो फैक्ट्री में जब कोई वस्तु बन रही है इनपुट्स लगने के बाद, तो वस्तु की जो कीमत है ये किस आधार पर होती है? फैक्टर कॉस्ट के आधार पर। किसके आधार पर? फैक्टर कॉस्ट के आधार पर। और जब वस्तु मार्केट में आ जाती है तो वो किस आधार पर बनती है? मार्केट प्राइस के आधार पर। किसके आधार पर? मार्केट प्राइस। तो WPI में जो वस्तु का उत्पादन देखा जाता है वो किस आधार पर देखा जाता है? फैक्टर कॉस्ट के आधार पर, क्योंकि इसमें वस्तु उत्पादित होती है। देखिए ट्रांसपोर्ट क्या है? सेवा। ये है सेवा। परिवहन की आप सेवा ले रहे हैं तभी तो वस्तु पहुंच रही है, तो परिवहन यहाँ शामिल नहीं है। तो जब WPI की बात करते हैं तो WPI में केवल और केवल किसकी बात करते हैं? हम सेवा की। वस्तु केवल और केवल हम किसकी बात करते हैं? वस्तु। केवल ये वस्तु होती है, केवल वस्तु। लेकिन जब CPI की बात करते हैं तो CPI में हम कहें यहाँ पर वस्तु और सेवा दोनों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, वस्तु यहाँ अभी आई है, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगने के कारण यहाँ पर सेवाएं भी शामिल की जा रही है। तो दोनों में एक बेसिक जो अंतर है, वो अंतर क्या है? यहाँ केवल वस्तु है, वहाँ केवल वस्तु और सेवा है, दोनों है। ठीक है ना, ध्यान रखना। टैक्स और ट्रांसपोर्ट कोड किस में जुड़ता है? ये जुड़ता है CPI में। तो जब WPI का मापन करते हैं तो वस्तु की कीमत, आई का मतलब क्या है? इंडेक्स, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब एक ऐसा सूचकांक है, जैसे आप इंडेक्स बनाते हैं अपनी कॉपी में, है ना, इंडेक्स बनाते हैं, तो इंडेक्स बनाने के दौरान क्या करते हैं आप इंडेक्स जब बनाते हैं तो आपको पता होता है कि इस पेज पर ये वाला चैप्टर मिलेगा। ऐसे ही क्या होता है, जब WPI के आधार पर इंडेक्स बनाया जाता है तो यहाँ पर इंडेक्स बनाने के दौरान यहाँ पर कुछ मूल्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मूल्य की बात करें हम, तो यहाँ मूल्य की बात करें तो जैसे कोई किसी वस्तु का मूल्य यहाँ पर हम कह सकते हैं 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। तो अगर हम बात करें WPI की, तो WPI निकालना है तो किसी वस्तु की कीमत 2011 में कितनी थी? किस आधार पर? फैक्टर कॉस्ट के आधार पर। तो फैक्टर कॉस्ट के आधार पर किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए थी ये 100 रुपये, ये धीरे धीरे बढ़ के 120 हो रही है, फिर 150 हो रही है, फिर 170 हो रही है, और फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर 200 रुपये हो गई। तो हमने WPI का सूचकांक निकाला कि वस्तु की कीमत 2011 में 100 थी, यानी कौन सी कीमत? जो फैक्ट्री में बन रही है ना। और CPI यहीं पर अगर हम CPI निकालें तो CPI की बात करें तो इसको हम CPI लिख लेते हैं। तो CPI का भी इंडेक्स निकाला जा रहा है। तो जब CPI के इंडेक्स की बात करें तो CPI के आधार पर वस्तु 100 की जगह थी 150 की, क्योंकि हम इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी जुड़ गया, टैक्स भी जुड़ गया। फिर ये हो गई 170 की, ये हो गया 200 की, ठीक है, ये हो गया 250 की, और ये हो गई 300 की।
तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के आधार पर जो इंडेक्स जारी किया जाता है उसे कहते हैं डब्ल्यूपीआई इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में किस आधार पर देखा जाता है, टैक्स और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जोड़कर। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में अंतर, बेसिक अंतर यह है कि ये वस्तु को देखता है, केवल वो सेवा को देखता है, क्योंकि वस्तु का फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है, सेवाओं का उत्पादन नहीं हो रहा। सेवाएं उत्पादित बाहर होती हैं जब इस पर टैक्स जुड़ जाता है। देख अंतर ये भी आता है कि डब्ल्यूपीआई में पहले टैक्स शामिल नहीं होते थे, लेकिन अभी डब्ल्यूपीआई में टैक्स को शामिल करने लग गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई में पहले टैक्स शामिल नहीं होते थे, लेकिन आज इसमें पहले टैक्स शामिल होते थे, लेकिन आज इसको टैक्स शामिल नहीं किया जा रहा। तो इसको पीपीआई के अनुरूप बनाया जा रहा है। पीपीआई का मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, कि कच्चे मूल्य की लागत क्या आ रही है। अगर हम इसको आधार पर डब्ल्यूपीआई में भी अगर मान ले वस्तु की असेंबल हो गई 5000 में, लेकिन अगर इसमें जो कच्चा माल लाए, कच्चे माल को अगर मापा जाए तो उसे कहेंगे पीपीआई। तो इसको पीपीआई के अनुरूप बनाया जा रहा है डब्ल्यूपीआई को, अर्थात डब्ल्यूपीआई में क्या शामिल नहीं करते, ना तो इसमें सेवा शामिल करते हैं, ना इसमें टैक्स शामिल करते हैं। टैक्स पहले शामिल होते थे, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। नाम तो थोक है, थोक विक्रेता के पास जाएगा तो टैक्स तो जुड़ेगा, लेकिन अब इसको शामिल नहीं करते। तो ये बिना किसके शामिल होता है, टैक्स के। तो एक अंतर हमने देखा डब्ल्यूपीआई में, इसमें वस्तु है, इसमें वस्तु और सेवा दोनों है। इसमें टैक्स नहीं है, इसमें टैक्स है। इसमें परिवहन लागत नहीं है, इसमें परिवहन लागत है। बेसिक अंतर, ठीक है। चलिए उदाहरण उतार लीजिए, उतारना है तो। दोनों ही जो जारी किए जाते हैं मासिक आधार पर होते हैं। यहाँ पर जो डब्ल्यूपीआई है वो राजस्थान का अलग निकलता है। भारत का अगर हम बात करें तो भारत का जो आधार वर्ष है 2011-12 है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में डब्ल्यूपीआई की बात करें तो आधार वर्ष 1999-2000 हो जाता है। चूंकि हम मुद्रास्फीति यहाँ पर भारत के संदर्भ में, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मुद्रास्फीति भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यहाँ पर आधार वर्ष कितना होगा, 2011-12। राजस्थान के संदर्भ में 1999-2000। तो सीपीआई के प्रकार भी हम पढ़ेंगे, सीपीआई के कई प्रकार हैं। तो देखिए अब ये डब्ल्यूपीआई लिख लीजिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक कैसे जारी होता है डब्ल्यूपीआई में? एक बेसिक अंतर तो हमने देखा कि यहाँ क्या शामिल होता है, केवल वस्तु। फैक्टर कॉस्ट के आधार पर, यानी इसकी जो कीमत है वो क्या है, फैक्टर कॉस्ट, और उसकी कीमत क्या है, मार्केट प्राइस। दोनों में बेसिक अंतर। दूसरा यहाँ पर अंतर हमने देखा था कि यहाँ केवल और केवल टैक्स को, इसमें वस्तु को शामिल किया जा रहा है, यहाँ पर क्या शामिल किया जा रहा है, टैक्स और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दोनों शामिल हो रही है, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसमें जारी कैसे होता है। हमारा यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी, वो जारी करता है इसको, डीपीआईआईटी। तो जारी कौन करता है यहाँ पर इसको, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसको जारी करता है। और जारी करने की जो अवधि है ये मासिक आधार पर जारी होता है। तो यहाँ ध्यान रखना आधार इसका कैसा है, पहले तो आधार वर्ष लिख लीजिए 2011-12। जारी करने की जो अवधि है वो मासिक आधार है। शामिल वस्तुएं, कुल इसमें 697 वस्तुएं शामिल है, अभी हम उसको भी देखेंगे। तो आधार वर्ष इसका क्या है, 2011-12। कैसे आधार पर जारी होता है, मासिक आधार पर। मासिक आधार पर जारी होता है। तो मासिक आधार पर जारी होता है। शामिल वस्तु इसमें क्या है, वस्तु, केवल वस्तु शामिल है। इसमें क्या शामिल है, केवल वस्तु। कीमत का आधार देखें तो कौन सी कीमत है इसमें, कीमत का आधार देखें तो इसमें है फैक्टर कॉस्ट, यानी लागत, कारक लागत। कौन सा आधार है, कारक लागत, जिसे हम कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट के आधार पर ये निकाला जाता है। नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। शामिल वस्तुओं को 3 भागों में इसमें बांटा गया है, प्राथमिक, विनिर्मित और ईंधनीय।
697। पहली वस्तु है प्राथमिक, दूसरा विनिर्मित और तीसरा ईंधनीय। प्राथमिक वस्तु, विनिर्मित वस्तु और ईंधनीय वस्तु। प्राथमिक, विनिर्मित और ईंधनीय। अब इसमें कुछ वस्तुएं हैं, वस्तुओं की संख्या कई बार पूछ ली जाती है। जैसे 697 टोटल वस्तु हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राथमिक 117 है और ये 564 है। 117, 564 और 10, ध्यान रखिएगा। 117 है टोटल, 564 है। ईंधनीय कैसी वस्तु है? 10 वस्तुएं। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। यह है थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान का भी लिख लेना ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि हाँ राजस्थान का भी आधार वर्ष हमने पढ़ा था, तो नोट करके यहाँ पर लिख लेना राजस्थान का आधार वर्ष। राजस्थान WPI। ठीक है, राजस्थान WPI की बात करें तो आधार वर्ष इसका क्या है? 2000, 1999, 2000। उन्नीस सौ 2000 आधार वर्ष है इसका। लिख लिया सभी ने? बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करके एक लाइन भी लिख लेना कि इसमें परिवहन लागत और टैक्स शामिल नहीं होते। क्या क्या शामिल नहीं होता इस पे? WPI में क्या क्या शामिल नहीं होता? तो WPI में ना तो उसमें क्या शामिल होती है? सेवा शामिल होती है, ना इसमें कर शामिल होते हैं और ना ही इसमें परिवहन लागत शामिल होती है। परिवहन लागत, सेवा भी नहीं, कर भी नहीं, परिवहन लागत भी नहीं। WPI में तीनों चीजें शामिल नहीं होती। लिख लिया? अब हम CPI की बात करेंगे। CPI लिखेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, लिख भी लेना, हिंदी में भी लिख लेना थोक मूल्य सूचकांक। इसी को क्या कहते हैं? थोक मूल्य सूचकांक। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखें, हमारा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसको क्या कहेंगे हम? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो यहाँ पर इसका अगर हम जारी करने की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है इसको। जारी करने की बात करें तो इसको कौन जारी करता है? NSO। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, तो ये जारी करने वाली संस्था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आधार वर्ष इसका वित्तीय वर्ष नहीं है, जैसे आधार वर्ष उसका वित्तीय वर्ष है भाई 11-12 है, यहाँ पर कैलेंडर वर्ष रखा गया है, यानी 2012 क्या है इसका? आधार वर्ष 2012। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें शामिल जो चीजें हैं, यहाँ वस्तु और सेवा दोनों शामिल की जाती हैं। वस्तु और सेवा दोनों शामिल की जाती है। वस्तु सेवा दोनों शामिल है। दूसरा अगर हम इसको कहें जारी कैसे होता है? मासिक आधार पर। जारी करने की जो अवधि है वो मासिक आधार। क्या है? मासिक आधार। जारी करने की अवधि इसकी मासिक आधार। मासिक आधार पर जारी होता है। अभी WPI के हम CPI के हम प्रकार भी पढ़ेंगे। CPI के जो प्रकार है, अब देखिए इसमें जो शामिल वस्तु और सेवा हैं, जो भी वस्तु प्लस सेवा, इसको लिख लीजिए वस्तु और सेवा कौन कौन सी है। यहाँ पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ये बांटा गया है वस्त्र, बिस्तर एवं फुटवेयर। पहला जो उसका आता है वस्त्र, बिस्तर, फुटवेयर।
दूसरा अगर बात करें पान मसाला तंबाकू, खाद्य एवं पेय पदार्थ, ये अलग अलग बात देखिए, अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। अलग अलग कैटेगरी में से पूछा गया है भाई क्या क्या है इसमें, पान मसाला तंबाकू। फिर यहाँ पर एक आता है ईंधनीय और मनोरंजन, ईंधनीय वस्तु और एक मनोरंजन यानी विविध। मनोरंजन के साथ इन्होंने विविध भी दे दिया है, मनोरंजन और विविध, मनोरंजन या विविध। जो और सेवाएं हैं वो किस में आ जाएंगी, इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, ये हमारी मुख्य रूप से क्या है, वस्तु और सेवा इसमें शामिल की जाती है। अब ये सारी आपको ध्यान रखनी है। ग्रामीण में 448 है, शहरी में 460 है। ग्रामीण और शहरी वस्तुएं। बॉक्स बना देते हैं इसमें आपको। $448 और 460 ये टोटल वस्तुएं। कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कितनी वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर। और दूसरा कीमत का आधार भी जैसे याद रखिए, कीमत आधार जैसे हमने WPI में लिखा था, तो यहाँ पर भी कीमत आधार क्या है, बाजार कीमत। कीमत आधार क्या है, बाजार कीमत। बाजार कीमत, मार्केट प्राइस। कीमत आधार क्या है हमारी, बाजार कीमत। तो ध्यान रखना, आधार शामिल वस्तुएं, जारी की आदि वस्तु और सेवा कौन सी शामिल होती है, जारी कौन करता है इसको, NSE। WPI के साथ साथ CPI की बात करें तो CPI के कुछ प्रकार हैं। CPI के कुछ प्रकारों को हम देखने को मिलता है, जैसे AL, IL, RW, IW। ये CPI के प्रकार सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, CPI में 2 चीज़ें शामिल होती है। क्या क्या शामिल होता है CPI में, यहाँ पर वस्तु भी शामिल है, वस्तु के साथ साथ सेवा भी शामिल है, सेवा भी शामिल है, सेवा के साथ साथ यहाँ कर भी शामिल है, और यहाँ परिवहन लागत भी शामिल की जाती है। परिवहन लागत भी शामिल की जाती है। तो इन पर टिक बनाइए, सेवा, कर और परिवहन लागत, तीनों चीजें इसमें शामिल होती है। नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, लिख लिया। अब हेडिंग डालिए CPI के प्रकार। CPI के प्रकार, CPI के प्रकार हम पढ़े तो CPI के प्रकारों में इसको किस तरह से समझ सकते हैं हम, देखिए CPI के प्रकार में यहाँ पर हम इसको नोट करके लिखते हैं, CPI AL, CPI RL, CPI IW और CPI जॉइंट यानी CPI संयुक्त। ठीक है, बॉक्स बना ले एक, ओके। अब देखिए CPI, यहाँ पर हमने CPI की बात कर ली है, CPI के कई प्रकार हमने देख लिए हैं। तो अब इन प्रकारों में इसको समझने की भी जरूरत है कि ये है क्या वास्तव में। अलग अलग प्रकार से CPI निकाला जाता है, जिनका आधार वर्ष अलग है ना, आधार वर्ष यहाँ पर अलग है। दूसरा आधार वर्ष और जारीकर्ता। ठीक है, आधार वर्ष और जारीकर्ता। तो यहाँ पर हम ध्यान रखें, CPI जो यहाँ पर एक इसकी बात करता है, AL का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर लेबर। एग्रीकल्चर लेबर का मतलब कृषि श्रमिक, कृषि श्रमिक। RL का मतलब रूरल लेबर यानी ग्रामीण श्रमिक। IW का मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर यानी औद्योगिक श्रमिक, उद्योग में काम करने वाले श्रमिक। कहा जाता है कि इन सबके द्वारा अलग अलग वस्तु और सेवा पर अलग अलग मूल्य खर्च किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, श्रमिक।
ठीक है। जॉइंट का मतलब सीपीआई संयुक्त, सीपीआई कैसा, संयुक्त, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों का निकाला जाता है। संयुक्त में अगर हम लिख लें यहाँ पर तो ये कैसा है, ग्रामीण प्लस शहरी, ग्रामीण प्लस शहरी, ग्रामीण प्लस शहरी। तो यहाँ दोनों को ध्यान रखना, ग्रामीण प्लस शहरी निकाला जाता है। अब देखिए इनके आधारवश है, आधारवश आपको ध्यान रखने हैं। सीपीआई अगर यहाँ बात करें, ये सीपीआई है, आधारवश की बात करें तो ये जारी करने वाली संस्था अलग है। आधारवश 1986-87, 1986-87, थोड़ा सा डार्क पेन से लिख लेते हैं, 1986-87, बिल्कुल इसका भी यही है 1986-87। औद्योगिक श्रमिक की बात करें तो यहाँ पर है 2016 और यहाँ पर हम बात करें तो 2012, ठीक है, ध्यान रखना 2016 और 2012। देखिए श्रमिकों वाला जो निकाला जाता है वो श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा निकाला जाता है, तो यहाँ पर इसका नाम लिख लेना, श्रम ब्यूरो शिमला। श्रम ब्यूरो शिमला, तीनों का किसके द्वारा जारी किया जाता है, श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा। अगर हमें ऊपर लिख दे जारी करता तो आपको थोड़ा सा समझने में भी आसानी होगी। और यहाँ लिख दें हम आधारवश, आधारवश, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं प्रकार। और ये जो निकाला जाता है ये निकाला जाता है एनएसओ के द्वारा। किसके द्वारा, एनएसओ, एनएसओ, एनएसओ के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सीपीआई के प्रकार हो गए, नोट कर लीजिए सीपीआई के प्रकार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट लिखिए, नोट करके यहाँ लिख लेना कि 2014 से मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार पर किया जा रहा है, सीपीआई के आधार पर। तो नोट करके लिखें 2014 से मुद्रास्फीति का मापन सीपीआई के आधार पर, किसके आधार पर, सीपीआई के आधार पर किया जा रहा है। सीपीआई के आधार पर किया जा रहा है, लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा व्यापार चक्र की भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार चक्र, किसकी बात करेंगे हम, व्यापार चक्र। ट्रेड साइकिल, किसकी बात करेंगे हम, ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल की अगर हम बात करें तो देखिए एक ये है हमारा समय, एक निश्चित समान समय यानी टाइम, इसको हम डिनोट कर देते हैं टाइम, ठीक है। इस निश्चित समान समय अवधि में होगा क्या, ये ट्रेड साइकिल काम कैसे करता है, इस तरह से देखिए, एक स्थिति आपको अप की दिखाई जा रही है, एक स्थिति डाउन वाली दिखाई जा रही है। अगर इसको हम टाइम लिख दें यहाँ तो ये क्या है, एक निश्चित समय अवधि, टाइम। देखिए एक स्थिति हमारी यहाँ आती है इन्फ्लेशन, कौन सी स्थिति आती है, इन्फ्लेशन, डिनोट कीजिए इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति, ये व्यापार चक्र है। मुद्रास्फीति के बाद एक स्थिति आती है हमारी डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, और एक स्थिति आती है नीचे डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, और फिर दूसरी स्थिति वापस से आती है यहाँ पर रिफ्लेशन, कौन सी, रिफ्लेशन। और रिफ्लेशन के बाद वापस कौन सी स्थिति आ जाएगी, सेम वही इन्फ्लेशन वाली। ये ट्रेड साइकिल कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन। देखिए
यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो नीतियाँ तो बाजार के कारण से होती है और दो नीतियाँ सरकार की नीतियों से प्रभावित होती है। यानी हमने यहाँ चार स्थिति देखी, ये स्थिति तो हमारी वापस वही आ गई इन्फ्लेशन वाली। हमें पढ़ना कौन सा है, चार स्थितियाँ। अगर इनको हम सर्कल करें चार स्थितियों को, तो पहली स्थिति हमारी आती है इन्फ्लेशन की, दूसरी स्थिति आती है हमारी डिसइन्फ्लेशन, तीसरी स्थिति आती है डिफ्लेशन और चौथी स्थिति आती है रिफ्लेशन, मुद्रा संस्फीति। रिफ्लेशन का मतलब मुद्रा संस्फीति। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए इन्फ्लेशन की स्थिति कब आती है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का जो कारण है डिमांड में वृद्धि, यानी आपकी क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ने के कारण, जब डिमांड बढ़ेगी तो मांग बढ़ने के कारण वस्तु की कीमतें भी बढ़ेंगी। डी का मतलब डिमांड, पी का मतलब प्राइस। जब डिमांड बढ़ेंगी तो प्राइस बढ़ेंगे और कीमत बढ़ेंगी तो प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव रूप देखने को मिलेगा क्रय क्षमता में कमी। जब वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाएंगी तो क्या होगा, क्रय क्षमता में कमी आएगी। सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, क्रय क्षमता में कमी होती है। क्रय क्षमता में कमी क्यों होती है, क्योंकि डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी जाती है और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो प्रभाव रूप में क्या देखने को मिलता है, क्रय क्षमता में कमी। बिल्कुल इसकी विपरीत जो स्थिति है वो है डिसइन्फ्लेशन की। डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें, डिसइन्फ्लेशन में डिमांड में कमी करने का प्रयास किया जाता है जानबूझकर ताकि कीमतें कम हो सके। ये सरकार की नीति है। कैसी नीति है ये, सरकार की नीति है। डिसइन्फ्लेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अविस्फीति। क्या कहते हैं, अविस्फीति। यानी कि जब इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है और ये पॉइंट ऐसा है चरम का, यानी बिल्कुल पॉइंट पर हम देखें तो ऐसी इन्फ्लेशन जो कि बहुत खतरनाक स्थिति में होगी, पीक पर इन्फ्लेशन जब पहुंच जाती है तो उसको कहते हैं खतरनाक इन्फ्लेशन। अब ये खतरनाक इन्फ्लेशन जब हो जाती है तो सरकार के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है और सरकार के द्वारा जिस प्रक्रिया के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। जैसे डिसइन्फ्लेशन यानी जानबूझकर, यहां पर एक शब्द लिखना, जानबूझकर क्या की जा रही है, जानबूझकर मांग में कमी की जा रही है। और मांग में कमी यानी सरकार की नीतियां, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा जानबूझकर मांग में कमी की जा रही ताकि कीमतों में कमी हो और कीमतों में कमी होने से क्रय क्षमता में क्या हो, क्रय क्षमता में वृद्धि हो जाए, क्रय क्षमता में वृद्धि हो जाए। तो डिमांड बढ़ी, प्राइसेस बढ़े, डिमांड कम, कीमतें कम। क्रय क्षमता में बढ़ने के लिए क्या करने के लिए, प्रभाव यानी क्रय क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा डिसइन्फ्लेशन की स्थिति को अपनाया जाता है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन भूल जाइए, ये वाली स्थिति क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे। ये इन्फ्लेशन वही है जो हमने पढ़ी। अब देखिए फिर ये डिफ्लेशन, ये ऐसी स्थिति है मंदी की, यानी मंदी का स्थिति का मतलब यहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड कम होने के कारण प्राइजेस भी कम हो जाएंगे। यानी कैसी स्थिति आ रही है, ये मंदी की स्थिति। यहाँ डिमांड कम होने के कारण प्राइजेस कम, और जैसी प्राइजेस कम होंगे तो सरकार के द्वारा फिर रिफ्लेशन की स्थिति अपनाई जाती है। और रिफ्लेशन में क्या करने का प्रयास किया जाता है, डिमांड बढ़ाने का प्रयास किया जाता है ताकि वस्तु की कीमतें बढ़ जाएं। और ये स्थिति वापस किसको ले आती है, डिमांड बढ़ने को, प्राइजेस बढ़ने को। ठीक है, अब देखिए कौन सी स्थिति सरकार की जानबूझकर अपनाई गई थी, सरकार द्वारा जानबूझकर कौन सी स्थिति अपनाई गई। एक तो हमारी स्थिति थी ये वाली जानबूझकर, और एक रिफ्लेशन की स्थिति कैसी है, जानबूझकर। सरकार द्वारा जानबूझकर ये नीति अपनाई जाती है, इसीलिए किसको कंट्रोल करने के लिए, देखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेशन की स्थिति है। बस सिंपल है, ट्रेड साइकिल यही कहता है। यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेशन की स्थिति को अपनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हमारा ट्रेड साइकिल, और जब ये स्थिति आ जाती है तो सरकार क्या करती है, फिर वापस से इन्फ्लेशन वाली स्थिति को ले आती है। तो ये है था हमारा ट्रेड साइकिल जो कि काम करता है चार तरीके से। तो व्यापार चक्र की स्थिति, इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। मुद्रास्फीति, ये कैसी स्थिति है, मुद्रास्फीति। देखिए हिंदी में डिसइन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं अविस्फीति। कौन क्या कहते हैं, अविस्फीति। और यहां कहते हैं इसको अपस्फीति। क्या कहते हैं, अपस्फीति, अपस्फीति। और इसको कहते हैं संस्फीति, संस्फीति। और संस्फीति के बाद फिर क्या आ जाती है, मुद्रास्फीति। फिर क्या आ जाती है, मुद्रास्फीति। तो नोट करिए फटाफट, हिंदी में भी लिख लीजिएगा।
तो आपसे हमसे प्रश्न पूछे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिसइन्फ्लेशन, जो कि सरकार के द्वारा जानबूझ के की जाती है। दूसरा, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेशन, जो कि सरकार के द्वारा जानबूझ के की जाती है। तो इसमें दो बाजार की क्रियाएं, एक तो इन्फ्लेशन बाजार के कारण होती है, एक डिफ्लेशन बाजार के कारण, यानी बाजार की स्थितियों के कारण। लेकिन ये सरकार की नीतियां और ये सरकार की नीतियां। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था या ना? हाँ, सिंपल था बिल्कुल, टफ नहीं है इसमें कुछ भी। लिख लिया सभी ने? चलिए जल्दी बताइए। अब देखिए, इसी को अगर हम ट्रेड साइकिल को अगर हम देखें किसी रूप में, किस रूप में, ये तो स्थितियां थी, लेकिन स्थितियों के साथ साथ देखिए एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था ग्रोथ करती है, नहीं करती? बिल्कुल करती है। लाइन सीधी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, फिर टेढ़ी है। अब देखिए, एक निश्चित मात्रा में अर्थव्यवस्था क्या कर रही होती है? ग्रोथ कर रही होती है ना? एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था क्या कर रही होती है? ग्रोथ कर रही होती है। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। अभी जब अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है तो इस स्थिति में देखिए यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एक ट्रेड साइकिल बनाते हैं फिर से। अब देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें उन स्थितियों को नाम दिया जाता है। स्थितियों को क्या नाम दिया जाता है? जो स्थितियां हमारे द्वारा देखी जाती है, यानी कौन कौन सी स्थितियां देखी जाती है। एक स्थिति यहां पर नाम आता है बूम, है ना, और एक आता है रिसेशन। ये है बूम, है ना, ये है रिसेशन, ठीक है। ये है डिप्रेशन। ये लाइन हमने सीधी क्यों बनाई है? क्योंकि अर्थव्यवस्था एक निश्चित मात्रा में, कुछ ना कुछ मात्रा में क्या कर रही होती है? अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही होती है। तो अर्थव्यवस्था कुछ ना कुछ मात्रा में ग्रोथ कर रही है, तो जिसके कारण हमने अर्थव्यवस्था को ग्रो करते हुए दिखाया। और उसी अर्थव्यवस्था में 4 स्थितियां हमने दिखाई। जो पहली स्थिति है वो पहली स्थिति है बूम की, जो कि बहुत ही खतरनाक है, यानी इन्फ्लेशन जब चरम पर आ जाती है। रिसेशन जो कि अर्थव्यवस्था में मंदी को दिखाती है, और डिप्रेशन यानी कि बिल्कुल ही मंदी को दिखाती है। और दूसरे बात, डिप्रेशन के बाद यहाँ पर हमारी एक स्थिति आती है रिकवरी की, जिसे कहते हैं हम प्रतिलाभ की स्थिति, हिंदी में कहते हैं प्रतिलाभ, रिकवरी। रिकवरी की स्थिति पूरा वापस से रिकवर कर रही होती है, और रिकवर करने के बाद फिर वही हमारी कौन सी स्थिति आ जाती है? इन्फ्लेशन वाली। तो ये स्थितियां हैं, किसकी स्थितियां हैं? अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में 4 स्थितियों को दर्शाती है ट्रेड साइकिल। वही था इन्फ्लेशन वाली स्थिति बूम। ये बूम ऐसी स्थिति है जब सब प्राइम लोन्स बांटे जा रहे हैं, यानी अननेसेसरी पैसा बांटा जा रहा है किसको? लोगों को। रिसेशन मंदी की स्थिति है। डिप्रेशन बिल्कुल गहरा गई जब मंदी। और रिकवरी क्या है? जब मंदी को रिकवर करने का प्रयास किया जाता है तो उसे हम कहते हैं रिकवरी। एक शब्द और आता है डबल डिप्रेशन। वो डबल डिप्रेशन क्या करता है? डबल डिप्रेशन में सरकार के द्वारा डिप्रेशन को कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन अर्थव्यवस्था फिर नीचे गिर जाती है, तो उसे नाम दिया जाता है डबल डिप्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक व्यापार की स्थितियां थी। मुद्रा स्फीति के कारण जो व्यापार की स्थितियां आती है वो यहाँ पर हमने इसको देखी, ठीक है। व्यापार की स्थितियां, व्यापार की स्थितियां, ये हमारा टाइम, और ये हमारी यहाँ पर अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? ठीक है। ये हमारा जो एक समय अवधि है, यानी एक निश्चित समय है, और समय के साथ साथ जो ये तो समय चल ही रहा है हमारा, ठीक है। और समय के साथ साथ हमारी जो वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, हम इसको डायरेक्ट नाम नहीं दे रहे कीमत, क्योंकि यहाँ पर कीमतें बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं चाहे प्राइस लिख लीजिए, बाकी समझने वाली जो चीज़ है वो है बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। ये व्यापार की स्थितियाँ हैं, है ना। तो यह हमने पढ़ा इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन। अब जो बाद में आता है यहाँ पर प्रश्न, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले कारक।
ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले कारक। अब देखिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन कौन से चीजें कर सकती है, तो दो हमारे पास जो चीजें हैं, एक जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है तो हमारी आरबीआई कर सकती है, एक भारत की सरकार कर सकती है। तो आरबीआई के द्वारा और भारत की सरकार के द्वारा किया जा सकता है। तो पहले हम यहाँ पर आरबीआई के देखते हैं और भारत सरकार का देखते हैं। तो आरबीआई का देखें तो आरबीआई का सोचिए क्या कर सकता है। आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है या महंगी मौद्रिक नीति। बताइए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो आरबीआई द्वारा कौन सी नीति अपनाई जाएगी, महंगी मौद्रिक नीति, महंगी या संकुचनवादी, संकुचनवादी मौद्रिक नीति। संकुचनवादी मौद्रिक नीति। दूसरा अगर देखें हम तो सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है, सरकार द्वारा राजकोषीय नीति के माध्यम से, देखिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर है ना, तो यहां प्रत्यक्ष कर में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि की जाएगी तो ही मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। और अगर यहां पर हम कहें तो सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर में क्या कर दी जाएगी, कमी, अप्रत्यक्ष कर में कमी, अप्रत्यक्ष कर में क्या की जाएगी, यहाँ पर मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए कमी की जाएगी, वहाँ वृद्धि की जाएगी, यहाँ कमी की जाएगी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए और कौन से जो हमारे कारक हो सकते हैं, हम कह सकते हैं विमुद्रीकरण के द्वारा भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। जब विमुद्रीकरण के कारण क्या हुआ, बहुत सारा पैसा बैंकों के पास आ गया था जो लोगों ने स्टॉक करके रख रखा था, तो विमुद्रीकरण के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, मुद्रास्फीति नियंत्रित की जा सकती है। विमुद्रीकरण भी एक कारण हो सकता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का, या पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा को यहाँ पर हम कह सकते हैं लाकर तो किया जा सकता है। बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाकर, अगर व्यक्ति अपनी सेविंग्स करने लग जाए, बचत की प्रवृत्ति बढ़ा दे, तो बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाकर भी हम क्या कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं। तो बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाकर भी क्या किया जा सकता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर कह सकते हैं हम सब्सिडी बढ़ाकर, सरकार सब्सिडी बढ़ा देगी तो उत्पादन की लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। तो सब्सिडी की राशि बढ़ाकर, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे और भी हम कैसे कह सकते हैं, जैसे समांतर अर्थव्यवस्था, ब्लैक इकोनॉमी पे कंट्रोल करके, सब्सिडी बढ़ाकर। तो दूसरा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं जनसंख्या पर नियंत्रण करके, तो हम कह सकते हैं अन्य कारण, जनसंख्या पर नियंत्रण, अन्य उपाय, प्रशासनिक उपाय कह सकते हैं, जैसे जनसंख्या पर नियंत्रण करके, जनसंख्या पर नियंत्रण करके, राजकोषीय घाटे में कमी करके, राजकोषीय घाटे में कमी करके। दूसरा हम कह सकते हैं जनसंख्या पर नियंत्रण हो गया, राजकोषीय घाटे में कमी हो गया, काली अर्थव्यवस्था या समानांतर इकोनॉमी, काली अर्थव्यवस्था या समानांतर अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करके, ठीक है। फिर हमने देखा था जो गैर कालाबाजारी जो हो रही थी, तो कालाबाजारी पर भी नियंत्रण, जो स्टॉक में रखी जा रही थी वस्तुएं, कालाबाजारी गैर स्टॉक पर नियंत्रण, ये गैर तरीके से जो स्टॉक किया जा रहा है, लेकिन हाँ सरकार रणनीतिक स्टॉक के माध्यम से, रणनीतिक बफर स्टॉक के माध्यम से, जैसे मान लीजिए दालों की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो रणनीतिक रूप से बफर स्टॉक बना लेगी दालों का, जब सप्लाई कम होगी उसकी सप्लाई को बढ़ा देगी, तो रणनीतिक बफर स्टॉक में वृद्धि करके। अब संरचनात्मक सुधार करके क्या कर सकती है, अगर रोड्स अच्छे हो जाएंगे तो परिवहन की लागत भी कम हो जाएगी, तो अवसंरचनात्मक सुधार, मान लीजिए जम्मू कश्मीर से एप्पल आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, जम्मू कश्मीर से राजस्थान में आ रहा है, और उबड़ खाबड़ सड़कें हैं तो लागत भी ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर अवसंरचनात्मक सुधार कर दिया, रोड्स अच्छे बना दिए, तो परिवहन की लागत भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। बिजली पानी अगर इनकी सुविधाएं कम हो गई तो हम कह सकते हैं, बिजली पानी की अगर लागत भी कम हो गई तो हम कह सकते हैं अवसंरचनात्मक सुधार करके भी क्या किया जा सकता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा अगर कहें कार्टेल पद्धति हमने पढ़ी थी, तो कार्टेल पद्धति भी मुद्रास्फीति को बढ़ा रही थी, तो कार्टेल पद्धति पर नियंत्रित करके, किस पर,
कार्टेल पद्धति पर नियंत्रित करके। कार्टेल पद्धति पर नियंत्रित करके। तो कार्टेल पद्धति पर कंट्रोल करके भी क्या की जा सकती है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। ये अन्य उपाय हैं, ठीक है, अन्य उपाय ध्यान रखना। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप बताइए कौन से कारण हो सकते हैं। और तकनीकी स्तर को क्या सुधार के हम कर सकते हैं, तकनीकी स्तर सुधरेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो आपूर्ति भी बढ़ेगी। तो आपूर्ति बढ़ने का मतलब मुद्रास्फीति में कमी। तो तकनीकी स्तर में सुधार, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बथेरे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करके, कालाबाजारी पर नियंत्रण करके, यहीं पर हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करके भी क्या किया जा सकता है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमने मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से कंट्रोल करने वाले कारण देखे, है ना। तो अब देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें की थी, बस इसके जो है फिलिप्स कर्व, एक फिलिप्स कर्व और देख लेना। फिलिप्स कर्व किस किस की बात करता है, एक फिलिप्स कर्व की और बात कर लेते हैं हम, है ना। ये रह गया हमारा 1958 के दशक में A.W. फिलिप्स ने फिलिप्स कर्व दिया था। किसने, 1958 में फिलिप्स महोदय ने कर्व दिया था, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में संबंध को बताया था। तो यहाँ पर एक फिलिप्स कर्व की और बात कर लेते हैं। लास्ट हम फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व 1958 या 1950 के दशक में A.W. फिलिप्स के द्वारा दिया गया था। A.W. फिलिप्स के द्वारा दिया गया था, बाय A.W. फिलिप्स। अब A.W. फिलिप्स ने मुद्रास्फीति के कारण दो प्रकार से प्रभाव बताए, यानी इसने कहा दो प्रकार के यहाँ पर प्रस्तुत किए इन्होंने, किसके बीच में, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में संबंध को बताया। किसके बीच में, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में संबंध बताया। तो यहाँ पर कह सकते हैं बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, क्या संबंध बताया, बिल्कुल विपरीत संबंध बताया। और विपरीत संबंध में इन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में एक संबंध पाया जाता है, और वो संबंध कैसा होता है, विपरीत। देखिए इस तरह से संबंध होता है। और ये विपरीत संबंध का मतलब, अगर हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं, पॉइंट को, तो जहां मुद्रास्फीति ज़्यादा है वहां पर बेरोजगारी क्या है, कम है। लेकिन जहां मुद्रास्फीति कम हो गई, इस पॉइंट को मिलाइए, जहां मुद्रास्फीति कम है वहां पर क्या है, उल्टा बना दिया यार, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में इन्होंने संबंध बताया। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी यानी कर्व उल्टा, वो टैक्स वाला सिस्टम याद आ गया, टैक्स वाला कर्व बना दिया हमने इस तरह से, है ना। ये कर्व इस तरह से है। अब ये कर्व क्या कहता है, जहां पर मुद्रास्फीति ज्यादा वहां पर बेरोजगारी कम, और जहां मुद्रास्फीति कम हो रही है वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। तो किसके बीच में संबंध बताया, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में। अब ये संबंध देखिए क्या बताया, मुद्रास्फीति व्युत्क्रमानुपाती किसके, 1/, बेरोजगारी, 1/, बेरोजगारी। तो ये संबंध बताया। अगर इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो मुद्रास्फीति और रोजगार में कैसा संबंध है, सीधा संबंध। मुद्रास्फीति और रोजगार में कैसा संबंध है, सीधा संबंध। लेकिन बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर एक बॉक्स बना के इसको कवर भी कर देते हैं हम, ताकि आपको याद रहे। व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती, ध्यान रखिएगा। ये हमने किसको बात की, फिलिप्स कर्व की, फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो ये फिलिप्स कर्व है, A.W. फिलिप्स के द्वारा, महोदय के द्वारा ये फिलिप्स कर्व प्रस्तुत किया गया था, जो कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध को बताता है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, RS फाउंडेशन
जो हमारा निर्मल बैच है, अगर वो निर्मल बैच आप प्लस लेते हैं तो प्लस बैच में आपको क्या मिलेगा। निर्मल बैच तो आपको पता है, मैंने आपको फीचर्स बता दिए थे, लेकिन अगर आप आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच प्लस लेते हैं तो ये प्लस आपको कोर्स मिलेगा 10,000 में, जिसके स्पेशल फीचर्स देखिए, वहाँ आपके निर्मल बैच से थोड़ा स्पेशल फीचर्स है, इसमें अलग है। इसमें आपको आरएस मेंस की ऑनलाइन सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे 10, आरएस प्रीलिम्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको 12 टेस्ट मिलेंगे, आरएस प्रीलिम्स 13 की बुकलेट मिलेंगी आपको, और आरएस मेंस की 19 बुकलेट मिलेंगी। नोट्स हार्ड कॉपी में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, हार्ड कॉपी में आपको मिलेंगे और वो आपके घर पर डिलीवर होंगे, हार्ड कॉपी में घर पर डिलीवर होंगे। आरएक्स एग्जाम की बेस्ड इन जो हमारी पूरी ईयरली करंट अफेयर्स है मैगजीन, वो भी मिलेंगी आपको, हार्ड कॉपी विल बी डिलीवर टू योर होम। तो यहाँ ध्यान रखना, हार्ड कॉपी आएगी। आरएस मेंस के 100 आवर्स रिवीजन बैच भी इसमें बैच में शामिल है। तो ये स्पेशल फीचर्स है हमारे प्लस कोर्स में, और प्लस कोर्स कौन सा है, निर्मल बैच का। वो हमारा जो निर्मल बैच था उसके थोड़े से फीचर्स अलग हैं। यहाँ पर एडिशनल आपको हार्ड कॉपी में नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं, कुछ घंटों की संख्या इसमें ज़्यादा है। रिवीजन बैच इसमें डाल दिया है, वहाँ रिवीजन बैच नहीं है, रिवीजन बैच डाला है। तो प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको ये फायदा होगा। दूसरा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा एक हंगामा होली ऑफर चल रहा है, होली हंगामा, और ये ऑफर चल रहा है हमारा 21 से 28 मार्च तक, जिसमें 90% डिस्काउंट मिल रहा है आपको। ओवरऑल जितने भी कोर्सेज हमारे आरएस एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% डिस्काउंट है, केवल और केवल 21 से 28 मार्च तक, जिसमें 3 महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स दिया जाएगा। 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, जिसमें प्रिंटेड नोट्स, बुक्स भी भारी डिस्काउंट पर अवेलेबल है ऐप के अंदर। तो ध्यान रखना आपको, ये आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा, अगर यहाँ पे बात करें तो मैंने जैसे आपको प्लस कोर्स बताया, ये हमारा निर्मल बैच एक सामान्य कोर्स है। प्लस कोर्स में फीचर्स अलग हैं। यहाँ ये 5,000 का कोर्स है, वैसे इसकी ओरिजिनल प्राइस 20,000 है, लेकिन अभी ऑफर में आपको 5,000 का मिल रहा है। देखिए बहुत नॉमिनल प्राइस है, अभी तक के इस प्राइस पर आपको प्रोडक्ट यहाँ पर बैच नहीं मिलेगा कहीं भी, तो ये लीजिए बिल्कुल। स्पेशल फीचर्स क्या है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज इसमें अवेलेबल है, जिसमें हाई लेवल कॉन्टेंट विद प्रीलिम्स एंड मेंस नोट्स PDF हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। 1500 आवर्स की आपकी क्लासेस है जो कि 15 मंथ्स में चलेंगी। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन PDF है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है, प्री और मेंस की PDF, और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, जिसमें 50 प्री के टेस्ट और 4 यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में अंतर है, प्लस कोर्स और यहाँ पर नॉर्मल बैच। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही करते हैं हम, बाकी फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। यहाँ तक इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।